ये वीडियो किसी भी एसएससी के एग्जाम के पहले एक प्रॉपर रिवीजन का मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकता है। इस वीडियो में हम करेंगे जितने भी ईडियम्स और वन वर्ड सिलेक्शन पोस्ट 2024 के पेपर में पूछे गए थे जो कि फेज 12 था, उनका डिटेल्ड एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्यूइंग। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। इसका फॉर्मेट बिल्कुल रिवीजन वीडियो का फॉर्मेट है। सो यू जस्ट हैव टू सिट बैक एंड रिलैक्स। कुछ नहीं करना, बस सुनते जाओ, हेडफोन लगाओ, लेट जाओ, चीजों को सुनते रहो। ठीक है, ये वीडियो पूरा रिवीजन वीडियो की तरह से देखना, जहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि एसएससी में कई दफा पूछे जाते हैं, उनका मैं रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस के फॉर्म में ऑब्वियसली। शुरू करते हैं। पहला सवाल देखो, मैंने क्या किया है, सेपरेट वीडियो ईडियम्स और वन वर्ड के बनते हैं, पर टाइम बचाने के लिए मैंने दोनों को मर्ज कर दिया है। तो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 अगर वन वर्ड है तो 2 ईडियम्स आ जाए। ठीक है, एंड एज आई सेड ये रिवीजन वीडियो, तो मैं आंसर भी आपको बताता चल रहा हूं। आपको बस ये करना है कि आपको चीजों को सुनते जाना है, समझते जाना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड है, द स्टेट और कंडीशन ऑफ नॉट बीइंग इन अग्रीमेंट, अकॉर्डेंस और इन हार्मनी। मतलब वो व्यवस्था, वो स्थिति जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग अग्रीमेंट में नहीं होते या अकॉर्डेंस में नहीं होते, मतलब सहमति पे नहीं होते, एक पेज पे नहीं होते, उसे क्या कहा जाता है? उसे डिप्लोमेसी कहते हैं, उसे लिक्विडिटी कहते हैं, उसे कंजेनियलिटी कहते हैं, या उसे इनकॉन्ग्रुएंस कहते हैं। आंसर पहले मार्क किया होगा कि उसे इनकॉन्ग्रुएंस कहा जाता है। अब समझते हैं पहले आराम से कि इनकॉन्ग्रुएंस होता क्या है। देखो, इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है जब एक ऐसी व्यवस्था हो जहां पे जितने भी टीम के मेंबर्स हो या जितने भी टीम के लोग हो, वो सब कभी सेम पेज पे ना हो। सेम पेज पे ना होने का मतलब है कि किसी चीज के अग्रीमेंट में ना हो। अगर मैं एक पिक्चर के साथ इसको आपको समझाना चाहूं, मान लेते हैं ये एक टीम है जिसमें ये जो बंदा है ये अपना टारगेट एक ब्लू कलर की चीज को समझ रहा है, ये बंदा एक टारगेट अपना जो है वो रेड कलर की चीज को समझ रहा है, इसके लिए ग्रीन टारगेट है, इसके लिए येलो टारगेट है। ऐसे केस में क्या ये सब सेम पेज पे है? नहीं, हर हर टीम के मेंबर का अपना अलग टारगेट है। इसी को इनकॉन्ग्रुएंस कहा जाता है। अगर मुझे एक्सप्लेन करना हुआ तो मैं बोलूंगा इस टीम में इनकॉन्ग्रुएंस है। करेक्ट है? उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया है। अब एक बार याद कर लेते हैं, ये टर्म आपने कहीं ना कहीं तो सुना है। कहां सुना है? आपने मैथ्स में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है? जब एक ट्रायंगल बिल्कुल दूसरे ट्रायंगल की तरह दिखे तो उसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा। वहीं से टर्म बनकर आया कॉन्ग्रुएंस, उसके आगे लगा दिया इन, मतलब हो गया वर्ड नेगेटिव। सो इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होगा? जब दो चीजें समान ना हो, जब दो चीजें सिमिलर ना हो, विच मीन सबके गोल्स सिमिलर ना हो, तो उसे इनकॉन्ग्रुएंस कहा जाता है। उम्मीद करता हूं क्लियर है, वर्ड आपको याद हो चुका है। पर जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, मैं ऑप्शंस को भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हो सकता है अगले एग्जाम में इन्हीं में से किसी को क्वेश्चन के फॉर्म में आपको पेपर में मिल जाए। ठीक है, तो आइए जरा ऑप्शंस को भी समझते हैं। पहला वर्ड क्या था? डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या होता है? हिंदी अगर मैं बोलूं तो कूटनीति को डिप्लोमेसी कहा जाता है। ये हमारे नेता बहुत अच्छा करते हैं, डिप्लोमेसी बहुत अच्छा करते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छा करते हैं। डिप्लोमेसी का मतलब होता है एक ऐसी कला जिसमें आप इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करते हैं और अवॉइड जो कंफ्लिक्ट है, जहां पे झगड़े हो सकते हैं, उन मैटर्स को अवॉइड किया जाता है। उसको डिप्लोमेसी कहते हैं, उसको कूटनीति कहते हैं। आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सीजीएल के थ्रू आप एमईए में जाते हैं, है ना। अब अगर आप एमईए में जा रहे हो, जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने लगेंगे, तो आपको वहां पे एज अ डिप्लोमेट भेजा जाता है दूसरे कंट्रीज में। एज अ डिप्लोमेट मतलब आपको एज अ कूटनीतिज्ञ भेजा जाता है, जहां पे आप दो देशों के बीच के रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करते हो। तो इस कला को डिप्लोमेसी कहते हैं। अगला वर्ड है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी टर्म इकोनॉमिक्स का टर्म है, जो कि लिक्विड टर्म से बनकर आया। आपको दिख रहा होगा, बहुत ही आसान शब्द है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलूं तो तरलता, विच मीन्स पैसों का बहाव। अगर मेरे कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है, इसका मतलब मैं किसी भी फाइन डे उठ के अपनी चीजों को बेच के तुरंत कैश लेके आ सकता हूं। ठीक है, सो लिक्विडिटी का मतलब होता है आपके पास रेडली इजीली कितना कैश अवेलेबल हो सकता है, वो आपकी लिक्विडिटी कहलाती है। ठीक है, अगला वर्ड है कंजेनियलिटी। मार्क कर लेना, एसएससी का प्रीवियस ईयर वर्ड है, बहुत ही अच्छा शब्द है। कंजेनियलिटी का मतलब होता है, अगर मैं एक टर्म में आपको बताऊं तो फ्रेंडली को कंजेनियलिटी कहा जाता है। फ्रेंडली को कंजेनियलिटी कहा जाता है। कंजेनियलिटी का मतलब होता है एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी स्थिति जिसमें आप बहुत ही प्लेजेंट होते हैं, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही अग्रीएबल होते हैं। विच मीन्स अगर आप, मेरी कंपनी आपको बहुत कंजेनियलिटी से भरी लगती है, लेट्स से आप कहते हो कि सर आपके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा कंजेनियलिटी है आपके अंदर, विच मीन्स मैं बहुत फ्रेंडली हूं आपके साथ।
विच मीन्स आप मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। समझ रहे हो बात? तो जिसके साथ आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, जिसके साथ आप खुश महसूस कर रहे हो, उस क्वालिटी को कंजीनियलिटी कहा जाता है। ठीक है, सो मेरी कंजीनियलिटी अच्छी है, मैं कंजीनियल व्यक्ति, अगर मैं कंजीनियल व्यक्ति हूं तो मतलब मैं बहुत फ्रेंडली आदमी। ठीक है, तो इस क्वालिटी को कंजीनियलिटी कहते हैं। 4 वर्ड हमने याद किया यहां पे, इनकॉन्ग्रुएंस में समझा चुका। डिप्लोमेसी, कूटनीति, लिक्विडिटी, कितना कैश लिक्विड कर सकते हो, कितना कैश इजीली अवेलेबल हो सकता है। कंजीनियलिटी, जिसमें आप किसी के साथ कितने फ्रेंडली हो, वो आपकी कंजीनियलिटी डिसाइड करेगी। और इनकॉन्ग्रुएंस, समान स्थिति में ना होना। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक ईडियम्स है, एक एग्जांपल लिखा है और हमसे पूछा गया अगर हमें इसे इडियोमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे। लिखा, शी फॉरगॉट टू अप्लाई हर इंटर्नशिप अब्रॉड, वो भूल गई अपने इंटर्नशिप को अप्लाई करना ड्यू टू द ऑनगोइंग मैरिज प्रिपरेशंस, शादी की तैयारियों के बीच में वो अपना इंटर्नशिप अप्लाई करना भूल गई। एंड शी हैड टू हेल्प विथ एंड नाउ द अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट, और अब जो है अपॉर्चुनिटी जा चुकी। तो ये जो अपॉर्चुनिटी जा चुकी, इसके लिए क्या आइडियम लगेगा? इसके लिए बीट अबाउट द बुश लगेगा, इसके लिए मिसिंग द बोट लगेगा, इसके लिए बर्निंग द मिडनाइट ऑयल लगेगा, या ट्रेडिंग ऑन थिन आइस लगेगा। आंसर मार्क किया हुआ है मिसिंग द बोट। पहले मैं इस इडियम को समझाऊंगा, फिर मैं ऑप्शन समझाऊंगा। मिसिंग द बोट का मतलब क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप अगर इस इमेज से देख पा रहे हो कि इस बंदे को ट्रेवल करना था, पर बोट जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है, इसे कहा जाता है मिसिंग द बोट। विच मीन्स जब कभी भी आप अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हो, अपॉर्चुनिटी खो जाते हो ना, तो उसे कहा जाता है मिसिंग द बोट। राइट, जैसे अभी आप रियलाइज नहीं कर रहे आपका टाइम कितना प्रीशियस है। व्हेन यू टर्न 30, 31, 32, आपके एसएससी की एज नहीं रहती, बैंकिंग की एज नहीं रहती, आपके सारे दोस्त गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे होते हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हो तो डे टू डे लाइफ के लिए, तब आपको लगता है यार तब पढ़ लिया होता ना, अभी ये स्थिति ना होती। बट यू हैव मिस द बोट ना, बोट तो निकल चुकी। सो मिस द बोट मतलब टू मिस द अपॉर्चुनिटी। 3 और बड़े ही अच्छे इडियम्स इसमें हैं, उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुत बार रिपीटेड इडियम, बीट अबाउट द बुश, इसको बीट अराउंड द बुश भी कहते हैं, अराउंड मिले तो आश्चर्य मत करना। बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश मतलब घुमा फिरा कर बात करना। कितनी बार एसएससी में आया है, रटा रटाया है। विच मीन्स जब आप सीधा सीधा ना बात कर घुमा फिरा कर बात करते हो, इसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। इसी का उल्टा एक इडियम है जो भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं कॉल स्पेड अ स्पेड। कॉल स्पेड अ स्पेड विच मीन्स टू टॉक इन अ कैंडिड मैनर, सीधा सीधा बोलना, घुमा फिरा कर बात ना करना। सो घुमा फिरा कर बात ना करना इज कॉल्ड स्पेड अ स्पेड, और घुमा फिरा कर बात करना इज कॉल्ड बीट अबाउट द बुश। अगला मिसिंग द बोट मैं ऑलरेडी समझा चुका। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल विच मीन्स रात भर जाग के मेहनत करना। ईडियम्स याद करना क्यों आसान है, क्योंकि हर ईडियम, और 90% ईडियम को मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, कोई ना कोई हिंट आपको दे देता है वो ईडियम याद रखने का। जैसे यहां पे एक हिंट है मिडनाइट। मिडनाइट मतलब आधी रात तक। ऑयल तेल बर्न जलाना। अब यार तुम आधी रात को अगर उठ के ऑयल जला रहे हो या बत्ती जला रहे हो या लाइट जला रहे हो, क्या करोगे? मेहनत ही तो करोगे। तो देर रात तक पढ़ना, देर रात तक मेहनत करना, उसको बोलते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट टर्म याद रहा तो आपको ये ईडियम भी याद रह जाएगा, जिसका मतलब होता है देर रात तक मेहनत करना। अगला है ट्रीडिंग ऑन थिन आइस। ट्रीड का मतलब होता है टू वॉक। ठीक है, चलने को ट्रीड कहा जाता है। तो इसको बहुत बार आपको वॉकिंग ऑन थिन आइस भी मिल जाएगा। ट्रीडिंग ऑन थिन आइस या वॉकिंग ऑन थिन आइस का मतलब होता है खतरे में होना, टू बी इन डेंजर। समझाता हूं, बहुत आसान इडियम है। जैसे मान लो आप कहीं बर्फ की जगह पे घूमने गए, लेट्स से आप कश्मीर घूमने गए, और एक तालाब है, जिस तालाब पे ठंड चूंकि बहुत ज्यादा है तो उसके ऊपर बर्फ जमी हुई है। अब बर्फ की चादर जो जमी है उसके ऊपर वो बहुत मोटी चादर है, तो तुम उस पे लुढ़को, उस पे नाचो, कुछ भी करो, कोई रिस्क नहीं। लेकिन अगर यही बर्फ की चादर बड़ी पतली सी है और तुम इसके ऊपर कूद रहे हो, तो बताओ रिस्क मोल ले रहे हो कि नहीं मोल ले रहे? गिरने का डर है कि नहीं? तो ट्रीडिंग ऑन थिन आइस मतलब पतली बर्फ की चादर पर चलना। इससे क्या होगा? इससे चादर या बर्फ हटने की संभावना है, टूटने की संभावना, तुम्हारे जान का रिस्क है। सो ट्रीडिंग ऑन थिन आइस का मतलब होता है खतरे में होना। तुम घर में रह के पापा को मम्मी की कंप्लेन कर रहे हो, जान प्यारी है कि नहीं? मम्मी घर में जितने चप्पल है ना, मम्मी उल्टा कर करके मारेगी। इसको बोलते हैं ट्रीडिंग ऑन थिन आइस। ठीक है, खतरा मोल लेना। आगे बढ़ेंगे।
अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द ओल्ड पीपल्स होम और हॉस्टल, जो वृद्धाश्रम होता है उसके इंचार्ज को या हॉस्टल के इंचार्ज को क्या कहा जाता है? अब जो लोग हॉस्टल में रहे अच्छे से समझते हैं, वॉचमैन तो नहीं कहते हैं, वो तो जो दरवाजे की रखवाली करता है उन्हें कहते हैं। गार्ड जो इन जनरल किसी भी चीज को गार्ड कर रहा हो, वार्डन कहा जाता है। आपने सुना होगा हॉस्टल के वार्डन होते हैं, सो वार्डन कहा जाता है। पर एक नया टर्म यहां पे आया था, वार्डर, WARDER। यहां पे एक नोटिफिकेशन भी आया था रिसेंटली पंजाब पुलिस में, तो मैंने वो भी लगा दिया है। वार्डर किसे कहा जाता है? वार्डर हम लोग कहते हैं एक ऐसे पुलिस वाले को जो जेल की रखवाली करता है, जेल की रखवाली करता है, ठीक है। जेल की रखवाली करने वाले को वार्डर कहा जाता है, WARDER। तो वार्डन कहते हैं हॉस्टल के रखवाली को, वार्डर कहते हैं जो जेल की रखवाली करता है। अब ये टर्म ऑप्शन में आया है तो डेफिनेटली 1-2 साल में ये क्वेश्चन में भी आ जाएगा, इसलिए ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वार्डर किसे कहा जाता है? एक ऐसा पुलिस वाला जो जेल की रखवाली करे। उम्मीद करता हूं ये वर्ड क्लियर है आपको। आगे बढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। हिंदी में आपसे आसान भाषा में अगर मैं बोलूं, आसान भाषा में, तो तानाशाह को क्या कहा जाता है? उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, उसे अनार्की कहते हैं, उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। आंसर है उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। इसको डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है, डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें एक व्यक्ति को अनलिमिटेड पावर दे दिया जाए और वो अपने विम्स एंड फैंसीज पे हर डिसीजन ले पाए, जो समझ में आएगा वो करेगा। मेरा मन करेगा तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसे केस में उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑटोक्रेसी कहेंगे, ठीक है। तो ये रहा किम जोंग, पहचानते हैं, और ये नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया का अगर हम एग्जांपल ले लें तो उसमें क्या है? उसमें ऑटोक्रेसी है, और ये एक ऑटोक्रेट है, एक डिक्टेटर है, ठीक है। और भी 3 ऑप्शन है। डेमोक्रेसी हम सब समझते हैं, भारत में डेमोक्रेसी है। वैसा शासन, वैसा एक गवर्नमेंट जिसमें लोग चुनते हो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, जहां वोटिंग के राइट्स होते हैं। एनार्की या एनार्चिस्ट आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। मैं एक एनार्किस्ट हूं। एनार्की किसे कहा जाता है? जहां पे कोई व्यक्ति कहे कि हमें कोई सरकार नहीं चाहिए, वो उस व्यक्ति को एनार्किस्ट कहते हैं। एनार्की एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कोई सरकार नहीं होती, जिसके जो समझ में आता है वो करता है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं होता गवर्नमेंट का। जैसे अभी क्या देखो, अभी जैसे भारत में अगर कोई नया कानून लेके आना है तो उसका एक प्रॉपर ऑर्डर है ना, कि क्या होगा। पहले वो एक सभा में जाएगा, राज्यसभा या लोकसभा जिसमें भी जाए, फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, वहां से पास होगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, वहां से पास होगा। अगर उसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा होगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में लोग चैलेंज करेंगे उसको कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। एक प्रॉपर ऑर्डर है, चीजों को करने का तरीका है। अगर ऐसा होने लगे कि जिस इंसान को मन करे कि आज से गन रखना वैध है, गन रखना लीगल है, तो मैं आज से गन रखने लगा, कोई ऑर्डर नहीं पास हुआ, मेरा मन किया तो मैंने किया, इसी को एनार्की कहा जाता है। ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एनार्की कहते हैं, जिसमें लोगों के जो मन में आता है वो करे। बेसिकली समझो जहां पे ऑर्डर डिसिप्लिन ना हो, कोई तौर तरीके ना हो, उसको एनार्की कहा जाता है। अगला वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे बाबू साहब, मतलब ऑफिसर्स देश चला रहे हो। हालांकि ये एलिगेशन बहुत बार भारत पे लगता है कि भारत में वर्चुअल ब्यूरोक्रेसी है, जिसका मतलब एकदम क्लियर तो नहीं दिख रहा, पर कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी है कि ये जो IAS, IPS, IRS, ये लोग जो चाहते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, अंडर सेक्रेटरी होते हैं, वो जो चाहते हैं उसी किस्म की पॉलिसीज वो लेके आते हैं। अब ये कितना सच है मुझे नहीं पता, पर इसके ऊपर एलिगेशंस तो लगाए जाते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी एक ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं जिसमें जो बाबू साहब लोग हैं, जो ऑफिसर ग्रेड के लोग हैं, वही सरकार चला रहे हो, वही नियम कानून बना रहे हो, उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। जितनी बातें मैंने बोली है वो यहां पे लिखी हुई है, आप PDF डाउनलोड करके इसे पढ़ लेंगे। PDF कहां मिलेगा? PDF मिलेगा टेलीग्राम के चैनल पे। टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो, नोट्स बनाओ, पढ़ो। आगे बढ़ेंगे। हिज ओल्ड कार हैज बिकम अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन हिम नाउ। आपसे पूछा जा रहा है फाइनेंशियल बर्डन को इडियोमेटिकली क्या कहा जाता है? ये जो फाइनेंशियल बर्डन लिखा हुआ है, अगर हम इसे ईडियम से रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या कहेंगे? क्या हम उसे एन एप्पल ऑफ वन आई कहेंगे, या व्हाइट एलिफेंट कहेंगे, या रेयर बर्ड कहेंगे, या आईसोर कहेंगे? आंसर है उसे व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है। पहले मैं ये ईडियम एक्सप्लेन करता हूं, फिर ऑप्शंस पे आएंगे। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है? व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजीशन। मतलब यह है कि ऐसी कोई चीज जो कि महंगी तो हो पर उसका कोई काम ना हो, उसे कहा जाता है व्हाइट एलिफेंट। जैसे मान लो मेरा घर किसी गांव में है और मैं बड़ा अमीर आदमी हूं, तो मैंने क्या किया ना कि एक फरारी ले ली मैंने, ठीक है, गांव में चलाने के लिए, जहां पक्की सड़क नहीं है, मैंने एक फरारी ले ली। अब क्या मैं उसको निकाल पाऊंगा कभी अपने घर से चलाने के लिए? नहीं, जिस मोमेंट में निकालूंगा उस मोमेंट मुझे उसे गैरेज लेके जाना पड़ेगा। इसका मतलब मैं उसे चला नहीं सकता, मेरे लिए वो यूजलेस है।
पर क्या मुझे फरारी 10 रुपए की मिली थी? नहीं भाई साहब, बहुत महंगी चीज है। इसका मतलब एक्सपेंसिव भी है, पर मेरे किस काम की? इसका मतलब उससे व्हाइट एलिफेंट बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? एक ऐसी चीज जो बहुत महंगी है पर उसका कोई काम नहीं है, उसको बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। क्लियर है? बात समझ में आ गई है सबको? आगे बढ़ेंगे, 3 इडियम्स इसमें और आए हैं। पहला है एन एप्पल ऑफ वंस आई। हिंदी में कहते हैं आंखों का तारा। हिंदी सुन के तो याद आ गया होगा, क्लास 3-4 के व्याकरण में हिंदी में हमने पढ़ा था, आंखों का तारा होना, बहुत फेवरेट होना। अगर आप किसी के आंखों के तारे हैं, इसका मतलब आप उसके फेवरेट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्रिकेटर्स की बात करूं तो सब लोग विराट कोहली से प्यार करते हैं, सब लोग रोहित शर्मा से प्यार करते हैं, सब लोग बुमराह से प्यार करते हैं। इसका मतलब वो सबके आंखों का तारा है। इज द एप्पल ऑफ एवरीबडीज आई। ठीक है, सो आंखों का तारा होना, अंग्रेज ने कहा आंखों का सेव होना, एप्पल ऑफ वंस आई मतलब सबसे प्यारा होना। व्हाइट एलिफेंट मैंने बता दिया है। अ रेयर बर्ड, अगेन जैसा मैंने बोला कि सारे इडियम्स कुछ ना कुछ याद करने का लिंक छोड़ के जाते हैं। रेयर मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो बहुत अनकॉमन हो, कोई ऐसी चीज जो हमेशा ना हो रही हो। सो रेयर बर्ड का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज जो बहुत यूनिक हो या अनयूजुअल हो, या ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत अनकॉमन क्वालिटीज हो, उन्हें रेयर बर्ड कहा जाता है। जैसे यू कम अक्रॉस अ लीडर और अ पॉलिटिशियन हु इज वेरी ऑनेस्ट, नाउ ही इज अ रेयर बर्ड, है ना? ऐसा कोई नेता आपको मिल जाएगा जो बहुत ईमानदार है, वो रेयर बर्ड है। नेता और ईमानदार एक साथ नहीं आते। इसी तरीके से अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया में हार्दिक पांड्या टाइप का बहुत रेयर बर्ड है, बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो वहां पे आप टर्म लगा सकते हो, रेयर से ये वर्ड आप कनेक्ट कर लोगे और याद कर लो। एन आई सोर, सोर मतलब होता है सूज जाना, फूल जाना। एन आई सोर, आंखें फूल जाना। कब आंखें फूलेंगी आपकी? जब आप कुछ कष्टप्रद देख लोगे, कुछ कष्टदायक देख लोगे। कोई ऐसा दृश्य जो देखने में बड़ा अनअट्रैक्टिव लगता हो या बहुत अनप्लेजेंट लगता हो, उसे आईसोर कहा जाता है। एक ऐसी चीज जो आप देखना पसंद ना करते हो, उसे आईसोर कहा जाता है। जैसे जो वेजिटेरियंस होते हैं, खास करके मेरे जो दोस्त हरियाणा या उस साइड के हैं, जो प्रॉपर वेजिटेरियन है और कभी उन्होंने नहीं खाया है, राजस्थान के भी बहुत सारे दोस्त हैं प्रॉपर वेजिटेरियन है, कभी नहीं खाया, उनके लिए एक दृश्य जिसमें किसी जानवर को काटा जा रहा हो, वो भी बहुत ही रेयर मतलब एक सीन होता है जहां पे जो देखने के साथ उनको उल्टी आती है। उनके लिए वो एक आईसोर है, एक ऐसी चीज जो देखना वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो आईसोर मतलब आंखें फूल जाना। आंखें क्यों फूली हैं? क्योंकि आपने कुछ ऐसा देख लिया है जो आंखों के लिए बड़ा अनअट्रैक्टिव है, जो आप देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन ये एक वन वर्ड है। एन एक्सट्रीमली एबनॉर्मल फियर ऑफ कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब होता है बंद प्लेस। जब आपको बंद चीजों से डर लगता है, मतलब आपको अगर किसी डब्बे में बंद कर दिया जाए या किसी ऐसी चीज में बंद कर दिया जो चारों तरफ से घिरी हुई हो, तो आपको उसमें डर लगने लगता है। उसे क्या कहते हैं? जैसे आप इस मोहतरमा को देख रहे होंगे, ये लिफ्ट में कैद हो गई है और बड़ी परेशान है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे एक्रोफोबिया कहते हैं, इसे सेलेनोफोबिया कहते हैं, इसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, इसे ग्लोसोफोबिया कहते हैं, इसे भाई साहब क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, मुझे भी क्लॉस्ट्रोफोबिया है, बहुत हाई लेवल का नहीं, पर मुझे बंद चीजों से डर लगता है डेफिनेटली। जैसे वाटर स्लाइड वगैरह पे अगर मैं कभी जाता हूं वाटर पार्क, तो मुझे वाटर स्लाइड्स में बहुत डर लगता है, घुटन सी होने लगती है, ऐसा लगता है सांस रुक गया। इसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, जब आपको बंद चीजों से डर लगता है। ठीक है, और भी इसमें फोबिया के वर्ड्स हैं, उनको भी एक्सप्लेन करते हैं। पहला वर्ड है एक्रोफोबिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, ये कई सारे एग्जाम से पूछा है। एक्रो मतलब होता है हाइट। आपने सुना होगा एक्रोबैटिक्स, जिम्नास्टिक का एक स्पोर्ट्स है जिसमें ऊंचे हाइट्स में करतब दिखाए जाते हैं, उसको एक्रोबैटिक्स कहते हैं। टर्म क्या है? एक्रो। एक्रो मतलब क्या होता है? हाइट, ऊंचाई। सो एक्रोफोबिया, फोबिया मतलब डर, एक्रो मतलब हाइट, हाइट से डर लगना, इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। अगला वर्ड है सेलेनोफोबिया। बहुत सारे लोगों का बोलना कि ही इज अ सेलोनिक। सेलोनिक का मतलब होता है वो चांद से बहुत प्यार करता है। सेलोनी का मतलब होता है चांद। ठीक है, अब याद कर लो, सलोनी नाम की एक लड़की है जो चांद सी खूबसूरत है। याद हो गया? सलोनी नाम की एक लड़की है जो चांद सी खूबसूरत है। सो सेलेनो इज चांद, सेलेनोफोबिया, फोबिया मतलब डर, सेलेनोफोबिया चांद से डर लगना। हो सकता है किन्हीं के साथ ये हो, जिन्हें नहीं है उन्हें सुनने बहुत अटपटा लगेगा कि चांद से कैसे कोई डर सकता है, पर होता है। सो एन इरेशनल फियर ऑफ द मून। अगले वर्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया, ठीक है, ग्लोसोफोबिया मतलब पब्लिक स्पीकिंग से डर लगना। जब आपको किसी गैदरिंग में, किसी भीड़ में लोगों को आपको खड़ा कर दिया जाए, लोगों को एड्रेस करने के लिए, भाषण देने के लिए, तो आपको बड़ा डर लगता है, उसे ग्लोसोफोबिया कहते हैं। ठीक है, ग्लोसोफोबिया कहते हैं। याद कर लो, हर आदमी जो आपको सुनने आया है उसके हाथ में एक ग्लास है,
आप डरे हुए हो कि मैंने गंदा भाषण दिया तो वो ग्लास फेंक के मार देगा। मैं जानता हूं बेतुकी बात है, पर निमोनिक्स ऐसे ही होते हैं बेतुके, याद करने के लिए बता रहा हूं। सो सबके हाथ में ग्लास है, ग्लास फेंक के मार देगा। सो ग्लासोफोबिया का मतलब क्या होता है? ग्लास फेंक के मारने का डर है। क्यों? क्योंकि आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो। सो पब्लिक स्पीकिंग से डर लगना कि ग्लास ना पड़ जाए, उसको बोलते हैं ग्लासोफोबिया। याद हो गया? 4 वर्ड हमने याद किया। एक्रोफोबिया हाइट का डर, सेलेनोफोबिया चांद का डर, क्लॉस्ट्रोफोबिया बंद चीजों का डर, ग्लॉसोफोबिया पब्लिक स्पीकिंग का डर। ठीक है। अब फोबिया ऐसा टर्म है ना जिससे एसएससी ने पिछले सालों में कई सवाल पूछे। तो मैंने एक बार वो पिछले जो ईयर्स में सवाल पूछे उनको भी इकट्ठा कर लिया ताकि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए। तो सीजीएल 2021 में एसएससी ने पूछा था एराकिनोफोबिया के बारे में। एराकिनोफोबिया किसे कहा जाता है? एक्सट्रीम फियर ऑफ स्पाइडर्स। अगर किन्हीं को मकड़ी से बहुत डर लगता हो ना तो उसे एराकिनोफोबिया कहा जाता है। आपको मिलेंगे ऐसे लोग जिन्हें मकड़ी से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उन्हें एराकिनोफोबिया कहा जाता है। ठीक है। अगला वर्ड है क्लॉस्ट्रोफोबिया, हमने अभी ही डिस्कस किया है, बंद चीजों का डर। एक्रोफोबिया सीपीओ 2019 में पूछा था और कई सारे एग्जाम में ऑप्शंस में भी आया। एक्रोफोबिया हाइट का डर, अभी हमने डिस्कस किया था। जेनोफोबिया सीएचएसएल 2018 में आया था और इसी साल के सीपीओ में भी आया था, ऑप्शन में था, आंसर नहीं था। जेनोफोबिया क्या होता है? एन इरेशनल फियर ऑफ और डिसलाइक फॉर पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। जब आपको विदेशियों से डर लगता हो, जब आपको विदेशियों से डर लगता हो तो उसको जेनोफोबिया कहा जाता है। अब देखो, जेन नाम का एक व्यक्ति है जिससे आपको डर है। क्या जेन एक भारतीय नाम है? नहीं जी, जेन एक भारतीय नाम नहीं है। भारतीय नाम तो रमेश सुरेश होता है। तो जेन अगर किसी का नाम है, इसका मतलब वो एक विदेशी व्यक्ति है। तो अगर आपको जेनोफोबिया है, इसका मतलब आपको विदेशियों से डर लगता है। ठीक है, उसे बोलते हैं जेनोफोबिया। अगला वर्ड है हाइड्रोफोबिया। हम सब जानते हैं हाइड्रा मतलब होता है पानी। सो हाइड्रोफोबिया, अगर आपको पानी से डर लगता है। अब आप बोलोगे कि सर पानी से कैसे डर लग सकता है? देखो, जब किसी को रेबीज होता है ना, रेबीज जो बीमारी है जो कुत्तों को या कुत्ते के या किसी और जानवर के काटने से होता है, उसमें ना पेशेंट को पानी से डर लगने लगता है। बहुत ही भयंकर वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आइसोर वीडियोस हैं यूट्यूब पे। आइसोर क्या होता है अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। आइसोर वीडियोस है यूट्यूब पे, देखना, कभी डर जाओगे अंदर से। जब किसी को रेबीज होता है ना, पानी से भयंकर डर लगता है उसे, इसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो फोबिया के इतने सारे वर्ड्स हमने पढ़े हैं, उम्मीद करता हूं आपको वर्ड्स याद हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन एक ईडियम है। Although Greta Thunberg may gave a moving speech at the UN about environmental damage, it could dash। लिखा हुआ है कि ग्रेटा थनबर्ग जो है उन्होंने बहुत ही मूविंग भाषण दिया था यूएन में इन्वायरमेंटल डैमेज के बारे में, पर उसने डैश किया। क्या किया उसने? इट ब्रोक द आइस, वॉक ऑन थिन आइस, कट नो आइस, बी द आइसिंग ऑन द केक। आंसर है कट नो आइस। पहले एक्सप्लेन करता हूं फिर ऑप्शंस पे आएंगे। कट नो आइस का मतलब होता है हैव नो इंपैक्ट। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो कोई प्रभाव ना पड़ना। जब किसी चीज का, किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कहता है इट कट नो आइस। जैसे मैंने आपको बहुत पढ़ाया, ठीक है, फिर भी आपके मार्क्स ना नहीं आए, या आपने बहुत मेहनत की फिर भी आपके मार्क्स नहीं आए, तो जितने भी आपकी मेहनत थी, इट कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब बर्फ नहीं कटा। आप बर्फ काटने के लिए बहुत देर से मेहनत कर रहे थे, बर्फ नहीं कटा, इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई इंपैक्ट नहीं आया। सो कट नो आइस का मतलब होता है कोई इंपैक्ट ना होना। यहां क्या लिखा है? ग्रेटा थनबर्ग, आपको पता है एनवायरमेंटलिस्ट है ये। ग्रेटा थनबर्ग जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा भाषण दिया यूएन में, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इट कट नो आइस। क्लियर है? और 3 इडियम्स थे, ब्रेक द आइस, वॉक ऑन थिन आइस, आइसिंग ऑन द केक। समझते हैं इसको भी। ब्रेक द आइस का मतलब होता है पहला कदम उठाना। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आप कहीं पे शादी के लिए अपने लिए लड़का या लड़की देखने जा रहे हो। आप बैठते हो, बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन होता है आपके साथ भी, आपके जो होने वाले वुड भी हैं उनके साथ भी, क्योंकि पहली बार मिल रहे हैं, क्या ही बात करें। तो उसमें से कोई तीसरा आदमी कहता है कि मौसम बहुत अच्छा है ना, फिर आप कहते हो हाँ हाँ मौसम बहुत अच्छा है। क्या वो मौसम की तारीफ कर रहा था? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है वो? नहीं, वो मौसम की तारीफ नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली वाज ट्राइंग टू ब्रेक द आइस। वो जो ऑकवर्ड साइलेंस है ना, वो उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा था, पहला कदम उठाने की कोशिश कर रहा था, कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा था। इसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। अगला वर्ड है वॉक ऑन थिन आइस। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, जहां पे हमने पढ़ा था ट्रेडिंग ऑन थिन आइस, याद आ रहा है? जिसका मतलब होता है खतरे में होना। अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया। कट नो आइस ऑलरेडी बता चुका, कोई प्रभाव ना डालना। बी द आइसिंग ऑन द केक, हिंदी में से कहते हैं सोने पे सुहागा। हिंदी में यूज किया है, सोने पे सुहागा होना। बी द आइसिंग ऑन द केक। जैसे आपने बहुत मेहनत की, आपने सीजीएल क्वालिफाई कर लिया, अच्छी बात है,
जॉब हो गई आपकी, आपको आपके ऑल इंडिया रैंक भी मिला और घर पे पोस्टिंग भी मिली, आया मजे आ गए जिंदगी के। इसको बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक, विच मीन्स सोने पे सुहागा। कोई चीज ऑलरेडी अच्छी है उसको और अच्छा कर देना, इसे बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक। नेक्स्ट अगेन ईडियम है, टू मेक बोथ एंड्स मीट। इसमें क्या ही मैं समझाऊं, कितनी बार ये ईडियम आ चुका है। टू अर्न लाइवलीहुड, ठीक है, क्या क्या लिख रहा हूं मैं, लाइवलीहुड, राइट। तो जब कभी आप रोजी रोटी चलाने की बात करते हो ना, इसको बोलते हैं टू लिव विद इन वंस इनकम, अपने इनकम में रहना। इसका मतलब है अपनी रोजी रोटी चलाना, उसको बोलते हैं टू लिव विद इन वंस इनकम, जिसका मतलब है टू मेक बोथ एंड्स मीट। मैं क्यों कहता हूं सबको कि एमटीएस बहुत अच्छा एग्जाम है, पर एमटीएस पे रुकना नहीं है। ऑनलाइन वीडियोस में शायद मैंने नहीं कहा, पहली बार कह रहा हूं, तो सुन लो मेरी बात। एमटीएस देखो बहुत अच्छा एग्जाम है, मैं ये नहीं कह रहा कोई जॉब छोटा या बड़ा होता है, पर एमटीएस पे रुकना नहीं। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो भी जाता है ना एमटीएस के थ्रू, सीएचएसएल के थ्रू, रुकना नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी सैलरी बड़ी कम होती है। आपके लिए जब आप 0 रुपए कमा रहे हो ना, 20,000 की सैलरी या 30,000 की सैलरी बहुत मायने रखती है। पर थोड़ा लंबा सोचो, आज से 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद जब तुम्हारी सैलरी, जब तुम्हारी फैमिली हो जाएगी, तुम्हारे पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे, सब लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट होने लगेंगे, ये 20,000 या 30,000 की सैलरी बहुत कम लगने लगती है। इसीलिए अल्टीमेट जो गोल है वो है सैलरी इतनी करना कि फिर कहीं और ना देखना पड़े। सीजीएल में अच्छा रैंक लाने से अगर आपको लेवल 6 या लेवल 7 का जॉब मिल जाता है, जिसको पुराने ग्रेड पे 4200 या 4600 कहते हैं, जिसका मतलब है, जिनको नहीं समझ में आता ये सब बातें, समझो इस तरीके से कि अच्छा जॉब मिल जाए, इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाए, या इंस्पेक्टर से एक नीचे लेवल 6 का कोई पोस्ट मिल जाए जिसमें सैलरी आपकी 65,000 70,000 हो, तो जिंदगी ठीक ठाक कट जाती है। क्योंकि पोस्टिंग तो ऑल इंडिया है ना, महंगे महंगे शहरों में पोस्टिंग हो जाएगी, 30,000 में क्या ही कर पाओगे। इसीलिए लाइवलीहुड चलाना मुश्किल हो जाएगा 20-30,000 में। जो हम कहते हैं कि बोथ एंड्स मीट कराना मुश्किल हो जाएगा, जिसका मतलब है खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने हिसाब में जीना, अपने आमदनी में जीना, उसको बोलते हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट, रोजी रोटी चलाना जिसे कहा जाता है। अगला वन वर्ड है बुक रिटन बाय एन ऑथर ऑन हिज ओन लाइफ। ये मैं अपने प्रीवियस वाला जो वीडियो था वन वर्ड्स का, उसमें कवर कर चुका हूं। सीपीओ का वन वर्ड्स मैंने बनाया था, एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, नहीं देखा है तो देख लेना। बुक रिटन बाय एन ऑथर ऑन हिज ओन लाइफ, अपने खुद के जीवन के बारे में जब कोई लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, उसे हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, उसे बायोग्राफी कहते हैं, उसे एंथोलॉजी कहते हैं। आंसर है ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। मैंने तब भी समझाया था, मैं फिर से समझा रहा हूं, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दोनों जीवनी ही है, दोनों में किसी व्यक्ति का जीवन लिखा हुआ है, पर बायोग्राफी का मतलब होता है किसी और की जीवन के बारे में लिखना। जैसे मैंने बहुत पढ़ा लेट्स से महात्मा गांधी के बारे में, और मैंने उनके जीवन के बारे में किताब लिख दी जहां पे उनके पैदा होने से उनके मृत्यु तक की सारी घटनाएं रिकॉर्डेड है, तो उसे बायोग्राफी करेंगे। अगर महात्मा गांधी अपनी ही किताब जो उन्होंने लिखी है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये किताब उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनकी जीवनी है, जिसमें उन्होंने ही खुद लिखा है अपने पूरे जीवन के बारे में। तो अगर मैं किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखूं तो उसे बायोग्राफी कहेंगे, अगर अपने जीवन के बारे में लिखूं तो उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। ठीक है, मेरा ध्यान भटक गया ये सोचते हुए कि हिस्टोरियोग्राफी आप समझ पाओगे कि नहीं। हिस्टोरियोग्राफी अगला वर्ड है, तोड़ देता हूं, समझ जाओगे। हिस्ट्री समझते हो, इतिहास। हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? इतिहास लिखने की कला। कितना खूबसूरत वर्ड है, सोचो। एक तो इतिहास लिखना खुद कला है, इतिहास लिखने की कला, उसे हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग हिस्ट्री, इतिहास समझना और इतिहास लिखना, उसकी कला को हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी इज अ कलेक्शन, एक संग्रह को एंथोलॉजी कहते हैं। किसकी संग्रह? वो पोएम का संग्रह हो सकता है, वो ड्रामा का संग्रह हो सकता है, वो नोवेल का संग्रह हो सकता है, वो किसी भी लिटरेरी वर्क का संग्रह हो सकता है। कलेक्शन किसी भी चीज का, उसको एंथोलॉजी कहते हैं। तो 4 वर्ड मैंने पढ़ा है, ऑटोबायोग्राफी जिसमें कोई इंसान अपने जीवन के बारे में खुद लिखे, हिस्टोरियोग्राफी वो आर्ट, वो कला जिसमें हिस्ट्री कैसे लिखते हैं वो पढ़ी जाती है, बायोग्राफी किसी दूसरे का जीवन इतिहास लिखना, एंथोलॉजी बुक्स का कलेक्शन, नोवेल्स का कलेक्शन, ड्रामा का कलेक्शन, पोएम का कलेक्शन, उसको एंथोलॉजी कहते हैं। जितनी बातें मैंने बताई हैं, माफ कीजिएगा, वो सब यहां लिखी हुई, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, ब्रेक अ लेग, बहुत बार रिपीटेड ईडियम है। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? टू विश समबडी लक, टू विश लक। क्या है कि जब कोई व्यक्ति डांस करने जा रहा है, लेट्स से मेरा कोई दोस्त है डांस करने जा रहा है, मैं उसे कह रहा हूं कि ऐसा नाचना कि पांव टूट जाए, जिसका मतलब है कि ऐसा नाचना कि जीत जाओ,
ऐसा नाचना कि सबके छक्के छूट जाए, इसको बोलते हैं विश गुड लक। ठीक है, सो ब्रेक का लेग यहां पैर तोड़ने के लिए नहीं यूज किया गया है, किसी को गुड लक बोलने के लिए यूज किया गया है कि ऐसा नाचना कि पांव टूट जाए बाकी सबके, विच मींस ऐसा नाचना कि तुम जीत जाओ। सो दिस इज एन इडियम यूज टू विश समबडी अ लक। सो ब्रेक का लेग का मतलब होता है विश गुड लक। आगे बढ़ेंगे। आई नो यू आर ब्लेमिंग मी फॉर ऑल दैट हैज हैपेंड बट आई वाजंट एट फॉल्ट अलोन। मैं जानता हूं कि तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो हर वो चीज के लिए जो हुई है, लेकिन सिर्फ मेरी गलती नहीं थी। अगर मुझे इसे मुहावरे के फॉर्म में बोलना हुआ तो मैं क्या बोलूंगा? इट टेक्स टू टू टैंगो, इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो यार ये इसे कहा जाता है इट टेक्स टू टू टैंगो। देखो टैंगो ना एक किस्म का डांस है जो कपल डांस है। ठीक है, मतलब जो दो लोग मिलकर करते हैं वैसे डांस को, जैसे सालसा दो लोग मिलकर करते हैं वैसे किस्म के डांस को टैंगो कहा जाता है। तो लिखा है इट टेक्स टू टू टैंगो। अब मुझे कोई कपल डांस करना है तो मैं अकेले थोड़ी ना कपल डांस कर पाऊंगा, मुझे कोई ना कोई पार्टनर तो चाहिए, जिसका मतलब है टैंगो करने के लिए दो लोगों की जरूरत है। हिंदी में इसके लिए कहावत है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, जिसका मतलब है जो भी घटना हुई, जो भी दुर्घटना हुई, जो भी झगड़ा हुआ, किसी एक व्यक्ति की तो गलती नहीं है, दोनों की गलती है। ताली तो दोनों हाथ से बजती है, इसका मतलब इट टेक्स टू टू टैंगो। सो जहां पे भी आप इस इडियम को यूज करोगे इसका मतलब है कि अकेले किसी को ब्लेम नहीं करना है, टैंगो करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, मतलब सामने वाले की भी उतनी ही गलती है। ताली बजाने के लिए दो हाथ की जरूरत होती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इडियम क्लियर है, समझ आ गया है? तीन और इडियम्स इसमें आए हैं, उनको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। डार्केस्ट का मतलब होता है अंधेरा, सबसे अंधेरा। डॉन का मतलब होता है सुबह। तो क्या लिखा हुआ है कि प्रातः काल से पहले ना, मतलब जब सूर्योदय होने वाला होता है उसके ठीक पहले ना सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। विच मीन्स जब जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, यहां पे सूर्योदय को अच्छा बताया गया है, डार्केस्ट को खराब बताया गया है, खराब को रिलेट कर रहा है। तो जब जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, ठीक उसके पहले सबसे ज्यादा निराशा होती है, सबसे ज्यादा अंधेरा होता है सूर्योदय के पहले। ठीक है, तो क्या लिखा है कि थिंग्स ऑफन सीम द वर्स्ट राइट बिफोर दे गेट बेटर। मतलब चीजों के ठीक होने से ठीक पहले सबसे ज्यादा निराशा होती है। और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है लाइफ का, कि जब भी आप कभी बहुत नीचे गिरो लाइफ में, ध्यान रखना कुछ अच्छा होने वाला है, होपफुल रहना कुछ अच्छा होने वाला है। एक लाइन जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे मेरे टीचर ने बताया था, बहुत अच्छी लाइन थी कि बेस्ट थिंग कम्स टू यू व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। मतलब सबसे अच्छी चीजें जीवन में आपके साथ तब होती हैं जब आपको सबसे कम उम्मीद होती है। तो बात वही है कि इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। इसलिए अगर कभी ऐसा हो रहा है ना कि बहुत मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं हो रहा, रिजल्ट हो रहा है मतलब प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, मेरिट में नाम नहीं आ रहा, किसी किस्म से किसी वजह से जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो नहीं कर रहे, तो ध्यान रखना टेस्टिंग टाइम से सूर्योदय आने वाला है, ये सबसे ज्यादा अंधेरा का फेज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। अगेन ये बहुत अच्छा लाइफ का एक लेसन है, जिसका मतलब होता है जब मौका मिले ना, अवसर का पूरा लाभ उठा लो। प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊंगा, तुरंत समझ जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पढ़ने का आज बड़ा मन कर रहा है, या फिर मन नहीं कर रहा, तो आज अगर आप जब पढ़ने बैठ रहे हो तो चीजें ज्यादा समझ में आ रही हैं, चीजें बहुत तेजी से समझ में आ रही हैं, जो चीजें पहले मुश्किल लगती है वो उस दिन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही है। तो एक एडवाइस है कि उस दिन जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। हम लोग क्या गलती करते हैं कि आज अगर हम 6 घंटे पढ़ लिए ना, और हमारी कैपेसिटी 10 घंटे की है, हम सोचते हैं अगर आज 6 घंटे पढ़ लिया तो कल भी तो पढ़ ही लेंगे ना, परसों भी तो पढ़ ही लेंगे ना। पर हर उंगली बराबर नहीं होती, हर दिन बराबर नहीं होता। अगर आज पढ़ने में मन लग रहा है ना तो आज पढ़ लो। जिस दिन मुझे पढ़ाने में मजा आता है, मैं 2 वीडियो 3 वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आज अच्छा दिन है, आज अच्छा लग रहा है, तो आज ही कर लेते हैं। क्योंकि आगे हो सकता है कोई ऐसा दिन होगा जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी, हो सकता है कोई ऐसा दिन होगा जब मेरा मन नहीं करेगा। इसका मतलब एक जो कहावत है, जो सीख है हमारे लिए, कि तभी आप हे बना लो। हे मतलब वो जो सूखा धान का सूखा हुआ जो पत्ता होता है ना, पत्ता नहीं बोलूंगा, जो तना होता है, उसे हे कहते हैं। ठीक है, सो मेक हे वाइल द सन शाइन्स, मतलब यह है कि जब कभी सूरज उग रहा हो ना, तभी आपको हे बना लेना चाहिए। मतलब जब कभी मौका मिले ना, मौके का फायदा उठा लो। पढ़ने का मन लग रहा है तो आज पढ़ लो, इसको बोलते हैं मेक हे वाइल द सन शाइन्स। अगला लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, पहले भी पढ़ा चुका हूं इडियम में, जिसका मतलब होता है हर एक प्रयास करना, किसी भी कसर ना छोड़ना, उसको बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, मैं फिर से दे रहा हूं कि मान लो मैंने आपको कह दिया कि बहुत सारे स्टोन्स रखे हुए और इनमें से किसी के अंदर बहुत सारा सोना रखा है, तो आप क्या करोगे? सबको पलटोगे। आप किसी को भी अनटर्न करना नहीं छोड़ोगे, सबको टर्न करोगे। इसका मतलब जितना प्रयास कर सकते हो उतना प्रयास करोगे ना, इसको बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न।
नेक्स्ट, मैनी अनअवॉइडेबल सिचुएशंस वर अवॉइडेड ओनली बिकॉज समवन हैड आवर बैक। बहुत सारे अनअवॉइडेबल सिचुएशंस को अवॉइड कर दिया गया क्योंकि किसी के पास हमारा बैक था। टू हैव समबडीज बैक मीन्स टू सपोर्ट। इफ यू हैव माई सपोर्ट यू हैव माई बैक। किसी का बैक होना, ठीक है। बैक मतलब है कि मैं आप पे भरोसा कर सकता हूं। अगर मैं आप पे भरोसा कर सकता हूं, कब कर सकता हूं? जब आप मुझे सपोर्ट करोगे। सो टू सपोर्ट इज कॉल्ड टू हैव समबडीज बैक। अ पर्सन हु ईट्स मीट बट नॉट सी फूड और फिश। अब एक नई प्रजाति आई भाई साहब कि ये मीट खाते हैं, ये मांस खाते हैं, पर ये समुद्री चीजें नहीं खाते और ना ही ये मछली खाते। इन्हें क्या कहा जाता है? ऑमनीवोरस कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं, कार्निटेरियन कहते हैं। आप तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते थे, कार्निटेरियन कहते हैं। हर्बीवोरस वैसे किस्म के जानवर जो कि घास फूस खाते हो, जैसे कि गाय, जैसे कि बकरी। कार्निवोरस ऐसे किस्म के जानवर जो कि सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हो, जैसे कि शेर, जैसे कि बाघ। ऑमनीवोरस वैसे किस्म के जानवर जो अनाज भी खाते हो, फूल पत्ते भी खाते हो, साथ ही साथ में मांस भी खाते हो, जैसे कि कुत्ता। इसे ओमनिवोरस कहते हैं। हम इंसान ओमनिवोरस के अंदर आते हैं। एक और वर्ड क्या था? कार्निटेरियन। एक्सप्लेनेशन यहीं पे लिखा हुआ है। कार्निटेरियन मतलब एक ऐसा किस्म का व्यक्ति जो मांस खाता हो, पर वो समुद्री चीज नहीं खाता, वो मछली नहीं खाता, वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाता, दूध से बनी चीजें नहीं खाता, उसे कार्निटेरियन कहते हैं। अच्छा, इसी नोट पे एक और वर्ड आया था एसएससी में पिछले साल, वीगन। वीगन किसे कहा जाता है? वीगन ऐसे किस्म के व्यक्ति को कहा जाता है जो न ही सिर्फ वेजिटेरियन है बल्कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाता। ऐसी कोई चीज जो जानवर से बनी हुई हो, उसका मांस नहीं, जानवर से बनी हुई हो या जानवर से आती हो। जैसे दूध जानवर से आता है ना, तो वो दूध से बनी चीजें भी नहीं कंज्यूम करते, उसको वीगन कहा जाता है। ठीक है, मैंने यहां पे कार्निटेरियन का एक्सप्लेनेशन लिख रखा है, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना। मैंने बता दिया है क्या होता है। अ पर्सन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस। एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्पेस पे जाता है, उसे क्या कहते हैं? दिख रहा है ये इमेज, स्पेस पे जाता है। ये वाला इमेज आपने देखा ही होगा बहुत बार। इसे क्या कहते हैं? इसे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, इसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं, इसे एनार्किस्ट कहते हैं, इसे पायलट कहते हैं। देखो, पायलट तो वो होता है जो प्लेन उड़ाता है। एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो कि आपके ग्रह दशा बताता है। एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, जैसे सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट्स हैं, विच मीन्स वो ऐसे लोग हैं जो कि स्पेस में गए, तो उन्हें एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। एनार्किस्ट में ऑलरेडी समझा चुका, एक ऐसा व्यक्ति जिसका यह मानना हो कोई सरकार नहीं होनी चाहिए, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होना चाहिए, उसे एनार्किस्ट कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर को ज्योतिषी कहा जाता है, एस्ट्रोनॉट को हम लोग अंतरिक्ष यात्री कहते हैं, एनार्किस्ट अराजकतावादी होता है। अगर हिंदी चाहिए आपको तो पढ़ लेना, बाकी मैंने जो बोला है वो यहां लिखा हुआ। द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। अब ये साइड वाले शब्द बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइड का मतलब होता है किलिंग। तो बोला जा रहा है बहन की हत्या को क्या कहेंगे? उसे युक्सोरिसाइड कहा जाता है, उसे सरोरिसाइड कहा जाता है, उसको रीजीसाइड कहा जाता है, या उसको पेरीसाइड कहा जाता है? जवाब है साहब, उसे सरोरिसाइड कहते हैं। अगर कहीं पर सरोरी टर्म होता है तो इसका मतलब होता है सिस्टर। सिस्टर मतलब बहन। सो सरोरी का मतलब होता है बहन से रिलेटेड, सरोरिसाइड का मतलब होता है बहन की हत्या करना। आ जाओ, और क्या वर्ड्स थे? युक्सोरिसाइड। देखो, युक्सोरी का मतलब होता है वाइफ। सो युक्सोरिसाइड, साइड माने हत्या, युक्सोरी मतलब वाइफ। सो पत्नी की हत्या इज कॉल्ड युक्सोरिसाइड। अब युक्सोरी की बात हो रही है तो एक और टर्म सिखा देता हूं। युक्सोरियस भी एक टर्म एसएससी ने पूछा है, इसमें भी युक्सोरी आया है, जिसका मतलब है हम पत्नी की बात कर रहे हैं। युक्सोरियस का मतलब होता है जोरू का गुलाम। एक ऐसा व्यक्ति हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा जिसका लगाव हो, जो उसकी हर आज्ञा मानता हो, वैसे व्यक्ति को युक्सोरियस कहा जाता है। ठीक है, युक्सोरिसाइड इज पत्नी की हत्या, युक्सोरियस इज पत्नी से लगाव, दोनों में कॉमन युक्सोरी है। वर्ड याद हो गया है आपको। आगे बढ़ेंगे। सोरोरिसाइड, सोरोरी मतलब मैंने बता दिया बहन है, साइड मतलब हत्या, बहन की हत्या इज कॉल्ड सोरोरिसाइड। रीजीसाइड, देखो रीजी मतलब होता है राजा, होता नहीं है, आप याद कर लो। रीजी का मतलब होता है राजा, कनेक्ट कर पाए, रीजी राजा। रीजी साइड, साइड मतलब हत्या, राजा की हत्या इज कॉल्ड रीजी साइड, राजा की हत्या इज कॉल्ड रीजी साइड। पुराने जमाने में बहुत लोग राजा बनते थे ना, कैसे बनते थे? राजा को मार के, इसको बोलते हैं रीजी साइड। अगला वर्ड है पैरी साइड। देखो, पैरी इज पेरेंट्स, पैरी इज पेरेंट्स। सो पैरी पेरेंट्स, पैरीसाइड पेरेंट्स की हत्या। जब भी कहीं पे आप पैरीसाइड के दोषी पाए जाते हो, इसका मतलब है आपने अपने माता पिता की हत्या की है। केवल माता की हत्या करी तो उसे मैट्रीसाइड कहा जाता है, पढ़ा होगा आपने। केवल पिता की हत्या करी तो उसे पैट्रीसाइड कहा जाता है, पढ़ा होगा आपने।
दोनों की हत्या करी तो उसे पैरिसाइड कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पेरेंट्स की हत्या करना। अब साइड वर्ड से एसएससी ने पिछले सालों में कई वर्ड्स पूछे, आओ उनको भी देख लेंगे। होमिसाइड, होमिसाइड मतलब होता है मर्डर, किसी भी व्यक्ति की हत्या करना, जरूरी नहीं वो माँ बाप भाई बहन राजा रानी कोई भी हो सकता है, व्यक्ति की हत्या करना, इंसान की हत्या करना होमिसाइड कहलाता है। आपने सुना होगा इसके ऊपर मर्डर का ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, तो बोलेंगे उसके ऊपर होमिसाइड का ट्रायल चल रहा है कोर्ट में। होमिसाइड मतलब ह्यूमन की हत्या करना, इंसान की हत्या करना, इज कॉल्ड होमिसाइड। सुसाइड, सेल्फ किलिंग, अपने आप की हत्या कर लेना, जिसे हिंदी में आत्महत्या कहते हैं, उसे सुसाइड कहा जाता है। जेनोसाइड, होमिसाइड को ही 1+ कर दो, जिसका मतलब है एक से ज्यादा लोगों की हत्या करना, खास करके किसी खास संगठन का, किसी खास जात का, किसी खास कबीले की हत्या करना, सब लोगों को ही मार दिया, उसको जेनोसाइड कहा जाता है। जैसे जालियांवाला बाग एक जेनोसाइड था। नक्सली, आपने बहुत बार सुना होगा, नक्सल्स के अटैक होते हैं, टेररिस्ट के अटैक होते हैं, कि पूरे गांव के ऊपर ही अटैक करके उसको साफ कर दिया, इसे जेनोसाइड कहा जाता है, बल्क में लोगों की हत्या। ठीक है, अगला वर्ड है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड, पेस्ट्स को मारने के लिए, जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो भी किलिंग होगी उसे पेस्टिसाइड कहेंगे। अब बहुत सारे पेस्टिसाइड्स अवेलेबल है ना, जो हम लोग खेतों में डालते हैं, तो एक ऐसा सब्सटेंस जिससे कीटाणु मरते हो, पेस्ट मरते हो, उनको पेस्टिसाइड कहते हैं। अच्छा, फ्रैटरीसाइड, हमने पहले भी पढ़ा है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, भाईचारा। तो भाई की हत्या करना इज कॉल्ड फ्रैटरीसाइड, सीजीएल 2022 में आया था, भाई की हत्या करना इज कॉल्ड फ्रैटरीसाइड। रिजीसाइड तो आज ही आया है, अभी ही आया है। रिजीसाइड राजा की हत्या करना। पैट्रीसाइड अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, पैट्रीसाइड पिता को मारना, मैट्रीसाइड माता को मारना। ठीक है, अच्छा, आप जब गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हो ना और आप पिता बनते हो ना, तो आपको लीव मिलता है, उस लीव को पैटर्निटी लीव कहते हैं। आप माता बनते हो, आपको लीव मिलता है, उसे मैटर्निटी लीव कहते हैं। ठीक है, सो मैटर्निटी, मैट्री, ये सब का मतलब होता है माता। पैटर्निटी, पैट्री, सबका मतलब होता है पिता। ठीक है, सो पैट्री से रिलेटेड हर टर्म होगा। पैटर्नल सुना होगा आपने, पैटर्नल पिता के साइड का, मैटरनल माता के साइड का। मैं ज्यादा वर्ड्स बताना चाह रहा हूं जो मैट्री पैट्री से है। सो पैट्री साइड पिता की हत्या, मैट्री साइड माता की हत्या। इतने वर्ड्स हैं जो कि साइड के अभी तक एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, A study of conditions and structure of earth, पृथ्वी के स्ट्रक्चर को पढ़ने को हम क्या कहते हैं, कि पृथ्वी का स्ट्रक्चर कितने भागों में बटा है, कौन सा भाग क्या है, इसे क्या कहा जाता है? इसे मेट्रोलॉजी कहते हैं, इसे बायोलॉजी कहते हैं, इसे जियोलॉजी कहते हैं, इसे ज्योग्राफी कहते हैं। आंसर इसे जियोलॉजी कहा जाता है। जियो का मतलब होता है भू, ठीक है, भूमि, पृथ्वी, उसे जियो कहते हैं। सो जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, उसे बोलेंगे जियोलॉजी। मेट्रोलॉजी मौसम विज्ञान को कहा जाता है, पढ़ाई होगा आपने, आपका जॉब भी होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया में, आप सीएचएसएल के थ्रू खास करके इसमें बहुत रिक्रूटमेंट्स होते हैं। बायोलॉजी जहां पे आप जीव विज्ञान पढ़ते हो, लाइफ जो है इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में, उसके बारे में पढ़ते हो। ज्योग्राफी जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ का क्लाइमेट है, कंट्रीज के बारे में, लोगों के बारे में, रिसोर्सेस के बारे में, उसे ज्योग्राफी कहा जाता है। सिंपल टर्म्स है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बिलीफ्स और इंसिडेंट्स दैट हैपन इन अ वे व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रीजन और साइंस, ऐसी मान्यताएं या ऐसी घटनाएं जो इस तरीके से होती हैं कि साइंस या रीजन से इनको एक्सप्लेन ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे साइंस टोटेम्स कहा जाता है, उसे मार्वल्स कहते हैं, उसे सुपरस्टिशंस कहते हैं, या उसे वंडर्स कहते हैं, उसे सुपरस्टिशंस कहा जाता है, जिसको हम अंधविश्वास कहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए पूजा पाठ, काला जादू या दैविक शक्तियां, ये सब सुपरस्टिशंस है। जो लोग साइंस के आर्डेंट फॉलोवर्स हैं, उनका मानना है कि ऐसी सारी चीजों को रीजनिंग या साइंस के साथ प्रूव नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अंधविश्वास के कैटेगरी में आते हैं। जो कि हमारा सवाल था, एक ऐसा बिलीफ या ऐसा प्रैक्टिस जिसको साइंस प्रूव नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं अंधविश्वास या उसको कहते हैं सुपरस्टिशंस। हालांकि ये सब्जेक्टिव है, कुछ लोगों के लिए अंधविश्वास है, कुछ लोगों के लिए जीवन का सार है। साइंस टोटम्स क्या होता है? जो नया वर्ड आया था उसे भी पढ़ते हैं। विज्ञान से संबंधित प्रतीक, ऐसा कोई सिंबल या ऐसी कोई चीज जो कि साइंस से रिलेटेड है, उसे साइंस टोटम्स कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पर पीरियोडिक टेबल एक साइंस टोटम है। जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं आपको समझ आता है ना साइंस की चीज है, उसे साइंस टोटम्स कहते हैं। मार्वल्स देखा है, मूवी है, मार्वल्स मतलब आश्चर्यजनक चीज, सिंपल वर्ड है कि ऐसी कोई चीज जिसको देख के आप बिल्कुल एस्टोनिश्ड हो जाओ, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाओ। अगला है वंडर्स। वंडर्स का मतलब होता है चमत्कार, कुछ ऐसी चीज जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, नेचुरल हो, मैन मेड हो, वंडर्स हो। ठीक है, जैसे ताजमहल भी एक वंडर है। नेक्स्ट,
To frighten or threaten someone usually in order to persuade the person to do something he or she does not wish to do. किसी को डराना या किसी को धमकाना वैसी चीजें करने के लिए जो वो करना नहीं चाहता, उसे क्या कहते हैं? उसे फोर्सलेस कहा जाता है, उसे ऑथोरिटेटिव कहा जाता है, उसे कंपेल कहा जाता है, उसे इंटिमिडेट कहा जाता है। ये तो देखो सिंपल आपसे वर्ड मीनिंग पूछा गया और कुछ नहीं है। इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी को धमकी देना। हमसे यही पूछा गया था कि किसी को थ्रेटन करना, किसी को धमकी देना, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे इंटिमिडेट कहा जाता है। और भी जो ऑप्शन है उनको देखते हैं। फोर्सलेस, देखो लेस का मतलब होता है किसी चीज के बिना, फोर्स मतलब होता है ताकत, ताकत के बिना। इसी को इंपोर्टेंट भी कहते हैं, नपुंसक भी कहते हैं, ठीक है। सो फोर्सलेस का मतलब होता है जिसमें, जो निर्बल हो, जिसमें कोई शक्ति ना हो। His arguments were forceless and unconvincing। जो आर्ग्यूमेंट्स वो दे रहा है वो निर्बल है और बिल्कुल कन्विंस करने वाला नहीं है। अगला वर्ड है ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव का मतलब होता है जिसमें आप ऑथोरिटी दिखा सको, हैविंग पावर और ऑथोरिटी। ये फोर्सलेस का उल्टा हो सकता है। अगर मैं कोई ऑथोरिटेटिव रीजनिंग दे रहा हूं, ऑथोरिटेटिव आर्ग्यूमेंट है मेरा, इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूं आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं विथ कमांड बोल रहा हूं इसको, विथ प्रूफ बोल रहा हूं उसको, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज जिसमें मैं अपनी ऑथोरिटी दिखा सकूं, उसको ऑथोरिटेटिव कहा जाता है। अगला वर्ड है कंपेल। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। देखो हमारा क्वेश्चन मजबूर करना नहीं था, हमारा क्वेश्चन था धमकी देना, उसके लिए इंटिमिडेट टर्म होगा। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। जैसे मान लो मैंने इतना अच्छा पढ़ाया कि मैंने कंपेल कर दिया आपको सब्सक्राइब करने के लिए, मैंने मजबूर कर दिया आपको सब्सक्राइब करने के लिए। देखो मैंने कैसे प्लग इन किया अपने सब्सक्रिप्शन का रिक्वेस्ट। तो इसे कहते हैं कंपेल करना, मजबूर करना, ठीक है। अगला स्नेक इन द ग्रास। कितनी बार इडियम ये पूछा गया है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे लगता जरूरत पड़ेगी। सीक्रेट और हिडन एनिमी। जैसे अगर आप ये इमेज देख पा रहे हो, आप सोचो इस बड़े बड़े घास के मैदान से गुजर रहे हो, उसके बीच में सांप छिपा है, आपको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। इसका मतलब ये है, ये एक छिपा हुआ खतरा है, ये एक हिडन डेंजर है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो हिडन डेंजर हो उसको कहते हैं स्नेक इन द ग्रास। अगला वर्ड है शाह कॉल्ड सईद अ हार्ड नट टू क्रैक एंड डिस्क्राइब्ड हिम एज कूल बट इंटेलिजेंट। शाह ने सईद के बारे में कहा कि वो एक बहुत ही ज्यादा हार्ड नट है क्रैक करने के लिए, और उसके बारे में यह भी बोला कि कूल और इंटेलिजेंट है। देखो दो मतलब होता है इसका। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको समझना मुश्किल हो, उसको बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक। और दूसरा, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो, उसको बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। नट मतलब समझते हैं ना, कसेली। सो ऐसी कसेली जिसे तोड़ना मुश्किल हो, वो कौन सी कसेली होगी? वो वही है ऐसी प्रॉब्लम जिसे सुलझाना मुश्किल हो, ऐसा व्यक्ति जिसको समझना मुश्किल हो, उसके लिए आप ये टर्म यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी कब क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किसी के समझ नहीं आता। He's a hard nut to crack। सिमिलरली अगर मैं बोलूं करप्शन, यहां पे मैंने इमेज भी लगा रखा करप्शन का, एक ऐसी प्रॉब्लम है इंडिया में जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, विच मीन्स इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। तो किसी के लिए भी अगर आप यूज कर रहे हो हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसे सुलझाना मुश्किल है। जैसे जीएस, आपके एग्जाम में जीएस में स्कोर करना मुश्किल है, इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। क्वेश्चन नंबर 21, अ पर्सन हु रेनाउंसेस। रेनाउंस मतलब होता है त्याग देना। इसके लिए अबंडेंट टर्म भी यूज करते हैं, इसके लिए DESERT डेजर्ट टर्म भी यूज करते हैं। दोनों का मतलब होता है त्याग करना, त्याग देना। तो क्या लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु रेनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, या जो भी उसके सिद्धांतिक विचार है उनका त्याग कर दे, उसे क्या कहते हैं? उसे एसेटिक कहते हैं, उसे एग्नोस्टिक कहते हैं, अपोस्टेट कहते हैं, या एथियस्ट कहते हैं। आंसर है साहब, उसे अपोस्टेट कहा जाता है। अपोस्टेट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने धर्म को, अपने पॉलिटिकल बिलीफ को छोड़ दे। इसी का सिनोनिम होता है रेनेगेड, और इसी का सिनोनिम होता है टर्नकोट। ये दोनों एसएससी का प्रीवियस ईयर पूछा हुआ सवाल है। वन वर्ड में रेनेगेड भी पूछ चुका है, वन वर्ड में टर्नकोट भी पूछ चुका है, और अपोस्टेट भी पूछ चुका है। तीनों का मतलब होता है जो अपने विचार बदल दे, जो अपना धर्म बदल दे, जो अपने पॉलिटिकल पार्टी बदल दे। पॉलिटिकल पार्टी वाला एग्जाम्पल सबसे कॉमन है, आपने देखा होगा आज फलाना लीडर बीजेपी में है, कल वो वहां से कांग्रेस में चला गया, परसों वो समाजवादी पार्टी में चला गया, नेक्स्ट डे वो आप में चला गया। ये अपोस्टेट है, ये रेनेगेड है, ये टर्नकोट है, जिसका मतलब होता है अपना पक्ष छोड़कर किसी और पक्ष में सम्मिलित हो जाना। अगला वर्ड है एसिटिक। एसिटिक का मतलब होता है तपस्वी या सन्यासी भी कहते हैं इसको। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सारे के सारे दुनिया के सुख छोड़कर बिल्कुल सन्यास में चला गया, ठीक है, उसे इंग्लिश में एसिटिक कहते हैं, तपस्वी सन्यासी इसको हिंदी में कहा जाता है। अग्नोस्टिक हमने पढ़ा है, थियस्ट, एथियस्ट एंड एग्नोस्टिक। थियस्ट जो भगवान पे भरोसा करे, एथियस्ट जो भगवान पे भरोसा ना करे, एग्नोस्टिक जो बीच का हो, भगवान पे भरोसा करे भी और भगवान पे भरोसा ना भी करे। मतलब
एक ऐसा व्यक्ति जिसका बिलीफ भगवान पे हो भी और ना भी हो, उसे एग्नोस्टिक कहते हैं। जो कंफ्यूज्ड है कि भगवान को मानता है या नहीं मानता। एथियस्ट, जो भगवान को नहीं मानता, कई बार आ चुका है। ऑल ग्रीक टू मी ईडियम है, जिसका मतलब होता है उर्दू फारसी। मैंने आपको कुछ समझाया, आपको बिल्कुल उर्दू फारसी लगा, जिसका मतलब है आपको बिल्कुल ग्रीक लगा। अभी मैं आपके सामने ग्रीक में कुछ पढ़ाऊंगा, मुझे तो खुद भी नहीं आता, पर अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको समझ आएगा क्या? नहीं ना। इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ही नहीं आ रही, उसको बोलते हैं ऑल ग्रीक। बहुत बार ऐसा होता है ना, आप किसी व्यक्ति को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो और वो उसको लोड ही नहीं ले रहा हो, वो समझ ही नहीं पा रहा आपकी बात। इट इज ऑल ग्रीक टू हिम, समथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल। एन एक्ट ऑफ कॉपिंग द बिहेवियर और स्पीच ऑफ अदर पीपल। किसी और व्यक्ति के बिहेवियर को या उसके बोलने के तरीके को कॉपी करने को क्या कहा जाता है? पैरोडी, पेडेंट्री, ऑरिटरी, मिमिक्री। मिमिक्री कहा जाता है। इससे सिंपल सवाल क्या होगा, हमने कितने सारे ऐसे शोज देखे हैं, ऐसे कॉमेडी के स्टिंट देखे हैं जो मिमिक्री पे डिपेंडेंट है। सब लोग शाहरुख खान की मिमिक्री करते हैं, सब लोग अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते हैं, उनके आवाज निकालने की कोशिश करते हैं, या जैसे वो बोलते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, जैसे वो चलते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। इसे मिमिक्री कहा जाता है। और भी 3 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड था पैरोडी। पैरोडी का मतलब क्या होता है? पैरोडी आपको याद होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें पैरोडी टर्म आया था। पैरोडी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी लिटरेचर पीस के या म्यूजिक के या किसी और चीज का एक पूर्ण रूप, क्या कहते हैं उसको, रिक्रिएट किया जाए, और वो रिक्रिएशन मजाक के तौर पर हो, तो उसको पैरोडी बोलेंगे। जैसे मान लो बागबान मूवी, जो कि 3 घंटे की मूवी होगी अंदाजन, मैं उसको 5 मिनट में दिखाना चाहूं, अब 5 मिनट में मैं उस मूवी को इस तरीके से तोड़ मरोड़ दूं कि वो कॉमेडी मूवी बन जाए, ठीक है, उसे कहते हैं पैरोडी। किसी चीज का मजाक उड़ाना, उसको बोलते हैं पैरोडी। खास करके किसी ड्रामा का मजाक उड़ाना, किसी लिटरेचर के फॉर्म का मजाक उड़ाना, उसे कहते हैं पैरोडी। अगला वर्ड है पेडेंट्री। पेडेंट्री मतलब होता है कोई ऐसा, एक ऐसी क्वालिटी किसी इंसान की। पेडेंटिक टर्म 1 वर्ड में बहुत बार पूछा है। पेडेंटिक मतलब कोई ऐसा इंसान जो दिखावे का इंटेलिजेंट हो। मतलब यह है कि वो हर चीज के ना छोटे छोटे तरीके ढूंढ रहा हो। कभी ऐसा हुआ आपको कि आप किसी के सामने कुछ कह रहे हो, इंग्लिश कह रहे हो लेट से, और आपने बोला इंग्लिश, उसने बोला नहीं इंग्लिश होता है। ऐसे लोगों को पेडेंटिक कहा जाता है। जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं फॉर्मल रूल्स में और स्मॉल डिटेल्स में और ऐसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स में जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इंग्लिश को इंग्लिश बोलने से आपको तो समझ आया ना कि मैं क्या बोल रहा हूं। भाषा का इस्तेमाल कम्युनिकेट करने के लिए तो किया जाता है, तो मेरा कम्युनिकेशन ठीक है ना। अगर मैं जो कह रहा हूं आप समझ पा रहे हो तो काम हो गया है। जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से अंग्रेज बोलते हैं मैं भी उसी तरीके से बोलूं। अगर कोई इंसान ऐसे किस्म के डिटेल से बिल्कुल ऑब्सेस्ड है तो उसे पेडेंटिक कहा जाता है, और इस क्वालिटी को पेडेंट्री कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन ऐसा क्यों है, लाइन सीधा होना चाहिए था। अरे भैया आपको समझ आ गया ना, ये लाइन है, अब सीधा या टेढ़ा है आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था ना, तो बात खत्म हो गई यहीं पे। इसको पेडेंट्री कहा जाता है अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल से ऑब्सेस्ड रहते। अगला वर्ड है ओरेटरी। अच्छा बोलने की कला, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ओरेटरी कहा जाता है। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आपको इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मिलेंगे कि ओरेटरी का कोर्स करा रहे हैं। अच्छा बोलना सिखा रहे हैं, इलोक्वेंट बोलना सिखा रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ओरेटरी। अगला वर्ड है क्राइम ऑफ किलिंग अ किंग। एक राजा की हत्या क्या कहलाता है? होमिसाइड। हमने पढ़ लिया होमिसाइड क्या होता है। देखो अभी अभी हमने पढ़ा था कि सीजीएल ने पहले सालों में यह पूछा है और चारों के चारों ऑप्शन में दिए हुए, इसलिए पुराने सालों की चीजें पढ़नी जरूरी है। इसलिए मेरे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट जानबूझ के डालता हूं जिसके एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, बहुत ज्यादा है, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। हर वीडियो वेंसडे और सैटरडे आता है रात के 8 बजे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा दो, जब जब मेरे वीडियोस आएंगे आपको पता चल जाएगा। यकीन जानो अभी मैंने 30-35 वीडियोस बनाए होंगे, मेरा नहीं, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता कितने वीडियोस मैंने बनाए हैं। उसमें से किसी के ऊपर भी कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि किसी में मैंने 2 मिनट इधर उधर की बात की होगी या 2 मिनट टाइम वेस्ट कराया होगा, और या ये नहीं कह सकता कि वो इररिलेवेंट वीडियो था, वो वीडियो ऐसा था जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा कोई भी वीडियो, वो 300 हो, 3000 हो, 3 लाख हो, जितने वीडियोस मैं लाइफ टाइम बना पाऊंगा, एक भी वीडियो के बारे में ये नहीं बोल पाऊंगा कि वो इररिलेवेंट वीडियो है। मेरा कोई वीडियो इररिलेवेंट नहीं होगा, नहीं मैं आपका टाइम वेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। इसका यकीन मैं दिलाता हूं। अच्छा पढ़ाता हूं नहीं पढ़ाता हूं ये सब्जेक्टिव मैटर है, वो आपको डिसाइड करना है। मैं अपने तरफ से 100% ट्राई करता हूं, मैं वही कर रहा हूं। होमिसाइड, मर्डर, इंसान की हत्या। जेनोसाइड, बहुत सारे लोगों की हत्या। पेस्टिसाइड्स, कीटाणुओं की हत्या। रीजीसाइड, राजा की हत्या। वही पूछा गया था, राजा की हत्या क्या कहते हैं? रीजीसाइड कहते हैं। नेक्स्ट, वी शुड टीच आवर वर्ड्स नॉट टू लुक डाउन अपॉन। कितनी बार हम कर चुके हैं लुक डाउन अपॉन?
कम से कम भी तो 4 से 5 बार मैंने वीडियोस में ही बताया। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को हीन नजर से देखना, किसी को नीचे नजर से देखना, जिसका मतलब होता है कोई अगर आपसे इंफीरियर है ना तो उससे नफरत करना। कोई आपसे पोस्ट में छोटा है, ओहदे में छोटा है, पैसे में छोटा है, तो आप उसको हीन नजर से देखते हो, घृणा की नजर से देखते हो, छोटे लोग हैं यार, नौकर जात है ये। ऐसे इस एक्टिविटी को लुक डाउन अपॉन कहा जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए, बहुत ही बड़ी बेवकूफी की निशानी होती है। डिस्पाइज मतलब होता है नफरत करना, चिढ़ना किसी से। सो डिस्पाइज समबडी इसका आंसर होगा। नील डाउन का मतलब होता है किसी के सामने घुटने टेक देना, ये तो आंसर नहीं हो सकता। टॉक लीनियंटली, लीनियंटली मतलब होता है किसी को आजादी देना कि वो आपसे आराम से बात कर सके। लीनियंटली किसी से बात करना, आजादी देना, ये तो उल्टा हो जाएगा लुक डाउन अपॉन का। गेस ऑन समथिंग, किसी चीज को गेस करना, ये तो नहीं हो सकता। आंसर है डिस्पाइज समबडी, किसी से नफरत करना। एट 6s and 7s, कितनी बार ये एग्जाम में पूछा है। एट 6s and 7s का मतलब होता है टू बी कंफ्यूज्ड। आई एम एट 6s and 7s विथ माई सिलेबस, अपने सिलेबस के साथ मैं बिल्कुल कंफ्यूज्ड हूं, ठीक है। बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर होना, बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड होना, अनऑर्गेनाइज्ड होना, उसे बोला जाता है एट 6s and 7s। जैसे मेरे कमरे में आओ, मैं पूरे कमरे को गंदा रखता हूं, मेरा पूरा कमरा 6s and 7s पे है। सो 6s and 7s का मतलब होता है कंफ्यूज्ड होना या गंदा रहना, अनऑर्गेनाइज्ड रहना, डिसऑर्डर में रहना। अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स, रिपोर्ट्स ऑन एंड हेल्प्स सेटल कंप्लेंट्स, लिखा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी किस्म के रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेट करता है या कोई भी कंप्लेंट को सेटल करता है, वैसे इंसान को क्या कहते हैं? उसको स्पोक्समैन कहते हैं, सुपर ह्यूमन कहते हैं, ओम्बड्समैन कहते हैं, या बिल्डंग्स्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है। बिल्डंग्स्ट्रॉमन क्या होता है मैं समझाऊंगा। उसे ओम्बड्समैन कहा जाता है। पहले मैं ये वर्ड एक्सप्लेन करता हूं, फिर ऑप्शंस पे आएंगे। ओम्बड्समैन क्या होता है? ओम्बड्समैन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो मुखिया होता है जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि अगर उनके इंस्टीट्यूशन में किसी किस्म की गड़बड़ी हो रही है, करप्शन हो रहा है, या किसी किस्म का कंप्लेंट है किसी का, तो उसको रिजॉल्व किया जाए। वैसे व्यक्ति को ओम्बड्समैन कहते हैं। हर बैंक में ना एक ओम्बड्समैन होता है, जिन्हें नहीं पता है। मैं एक एक्स बैंकर हूं, मैंने बैंक में काम किया हुआ है। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, ओम्बड्समैन से सब डरते हैं। अगर आप बैंक में जाते हो, बैंकर आपका काम नहीं कर रहा, जो कि जेन्युइनली होना चाहिए, महीनों महीनों डिले कर रहा है, आप सीधा सीधा हर बैंक में देखना ओम्बड्समैन का नंबर लिखा होता है। आप सीधा सीधा ओम्बड्समैन को कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, आई कैन गारंटी यू जल्दी से जल्दी वो रिजॉल्व हो जाएगा। ओम्बड्समैन एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति कंप्लेन सुलझाता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन वही था। मैंने यहां पे नवाज की फोटो क्यों लगा रखी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फोटो क्यों लगा रखी है, एक्सप्लेन करता हूं। पहले ए नंबर ऑप्शन पे आते हैं। स्पोक्समैन, प्रवक्ता, आपने सुना होगा ये कांग्रेस का स्पोक्समैन है या बीजेपी का स्पोक्समैन है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से बोलता है, उसे स्पोक्समैन कहा जाता है। लेट्स से अगर हमारी क्यूइंग की टीम बड़ी हुई, 10-12 लोग आ गए, फिर कोई कंट्रोवर्सी हुई, उसमें से एक आदमी आकर यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है कि कंट्रोवर्सी क्या है, हमारी गलती क्यों नहीं है, तो वो क्यूइंग का स्पोक्समैन कहलाएगा। सुपर ह्यूमन एक ऐसा व्यक्ति जो महामानव हो, सुपर ह्यूमन, जैसे विराट कोहली को लोग कहते हैं ना सुपर ह्यूमन है, इतने साल से खेल रहा है, इतनी फिटनेस के साथ, गजब की फिटनेस है, सुपर ह्यूमन है। अगला वर्ड है बिल्डंग्स्ट्रोमन। बिल्डंग्स्ट्रोमन क्या होता है? ये नवाज है। बिल्डंग्स्ट्रोमन का मतलब होता है एक ऐसा जेनर ऑफ लिटरेचर, मतलब एक ऐसी कहानी या किताब, आमतौर पर नोवेल होता है ये, जिसमें किसी भी हीरो की या किसी भी सेंट्रल जो कैरेक्टर है उसके बचपन से कैसे वो जवान हुआ और क्या परिस्थितियां बनी उसकी जवानी में, इसका जिक्र हो। अगर आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर 1 देखी है तो आपको याद होगा नवाज का ये पिक्चर, जहां पे पहले पार्ट में नवाज एक चरसी रहता है, एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो दिन भर नशे में धुत रहता है, और उसमें यह दिखाया गया है कि सेकेंड पार्ट में जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बना था वो कैसे बना था। तो फर्स्ट पार्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का माहौल बनाया जा रहा था कि वो बचपन से लेकर जवानी तक कैसे जाएगा, इसी को बिल्डंग्स्ट्रोमन कहा जाता है। अब सोचो अगर मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ाता तो ये वर्ड नहीं पढ़ाता और नेक्स्ट एग्जाम में अगर बिल्डंग्स्ट्रोमन आ जाए, बहुत सारे बच्चे हिला नहीं पाएंगे ये क्वेश्चन, इतना टफ वर्ड है, ठीक है। चूंकि ऑप्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। बिल्डंग्स्ट्रोमन का मतलब है कि जहां पे आपने बिल्ड किया है, बिल्डंग्स्ट्रोमन को याद रखना, बिल्ड से, जहां पे आपने बिल्ड किया है रोमन को, ये बताने कि रोमन बचपन में कैसा था, रोमन जवानी तक कैसा हुआ, तो उसको बोलते हैं बिल्डंग्स्ट्रोमन। निमोनिक से याद भी करवा दिया है, आगे बढ़ेंगे।
रोहित laid down his proposal and told रोहित that the ball was now in his court. रोहित ने प्रपोजल जो है वो रखा और रोहित को ये कहा गया कि अब तुम्हारे हाथ में है जो भी डिसीजन होगा। बॉल इन योर कोर्ट का मतलब होता है अब तुम्हारे कोर्ट में बॉल है, मतलब अब तुम्हारे पाले में गेंद है, विच मीन्स अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगला डिसीजन लेने की। सो टू टेक द नेक्स्ट डिसीजन इज कॉल्ड बॉल इन इज इन योर कोर्ट। लेट्स से आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो, लेट्स से बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हो, मुझे एक मैथ्स टीचर की जरूरत है नहीं, एक्सप्लेन कर रहा हूं बस एग्जांपल देके, तो मुझे जरूरत है। अब मैंने आपको ऑफर किया कि मेरे साथ आप आ जाओ जॉब के लिए, मुझे ज्वाइन कर लो क्यूइंग में, मैं आपको फलाना फलाना सैलरी दूंगा। अब तो बॉल आपके कोर्ट में है ना, अब तो डिसीजन आपको लेना है ना कि आप क्या करोगे। इसी को बोला जाता है बॉल इज इन योर कोर्ट, विच मींस डिसीजन अब आपको लेना है। क्लियर है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कितनी बार एग्जाम में पूछा? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड वो एप्पल जिसकी वजह से डिस्कॉर्ड है, जिसकी वजह से झगड़ा है, जिसका मतलब होता है झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि कश्मीर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई सालों से, तो मैटर ऑफ डिस्प्यूट जो झगड़े का कारण है उसे बोलेंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। सेरॉन डूइंग द वर्क ऑल बाय हरसेल्फ, सेरॉन अकेले काम कर रही है इस चीज पे। सीम्स लाइक इट इज पॉसिबल, लग रहा है कि यह हो सकता है, बट इट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मतलब ऐसी कोई चीज जो नामुमकिन है, ऐसी कोई चीज जो नहीं हो सकती, समथिंग दैट सीम्स इम्पॉसिबल, उसके लिए क्या इडियम यूज करते हैं? पीस ऑफ केक कहते हैं, बैड एग कहते हैं, बेंट आउट ऑफ शेप कहते हैं, पाई इन द स्काई कहते हैं। पाई इन द स्काई, पाई मतलब हमारे इंडिया में पाई मतलब केक समझो। अब देखो आसमान में केक उड़ रहा है, क्या चांसेस है इसके होने के? ऑब्वियसली नामुमकिन बात है। तो कोई ऐसी चीज जो नामुमकिन है उसके लिए बोल सकते हैं ना पाई इन द स्काई, अनलाइकली टू हैपन, नहीं होगा ऐसा, आसमान में नहीं उड़ेगा पाई, तो बात वही है, समथिंग दैट इज अनलाइकली टू हैपन इज कॉल्ड पाई इन द स्काई। याद हो गया ये इडियम? और भी इडियम्स है उनको भी याद करेंगे। पीस ऑफ केक, आसान काम, कितनी बार याद किया है हमने? पीस ऑफ केक है, इस इडियम को याद करना, पीस ऑफ केक को, जिसका मतलब है बहुत ही आसान काम। बैड एग, एक ऐसा व्यक्ति जो खराब अंडा है। आपने सुना है कि एक खराब अंडा पूरे के पूरे कैरेट को खराब कर देता है नहीं, ऐसा कहावत बना रहा हूं मैं। सो बैड एग का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी रेपुटेशन खराब हो, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अनरिलायबल हो, बहुत ही बेईमान हो, उसको बोलते हैं बैड एग। हर ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा एक दोस्त होता है ना जिसको लोग पैसे उधार नहीं देना चाहते क्योंकि वो वापस नहीं करेगा, उसकी रेपुटेशन बहुत खराब है, वो आपके ग्रुप का बैड एग है। अगला वर्ड है बेंट आउट ऑफ शेप, जिसका मतलब होता है अपसेट होना या एंग्री होना। देखो मैं बड़ा सीधा आदमी हूं, ठीक है, मैं एकदम सीधे खड़ा रहता हूं, पर मुझे ना जब गुस्सा आता है ना मैं थोड़ा थोड़ा झुक जाता हूं, मेरा शेप चेंज हो जाता है बॉडी का। कब? जब मैं गुस्सा हो जाता हूं। तो नाराज होना, इसका मतलब होता है शेप चेंज हो जाना। याद हो गया? कनेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, समवन हु डज नॉट केयर अबाउट रूल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको फर्क नहीं पड़ता नियम कानून से, उसे क्या कहते हैं? ये ऑलरेडी मैं सिनोनिम में पढ़ा चुका हूं, कंफॉर्मिस्ट। कंफॉर्मिस्ट का मतलब क्या होता है? कंफॉर्म आया था हमारे सिनोनिम में। कंफॉर्मिस्ट का मतलब होता है वन हु ओबेज रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि नियम कानून मानता हो, उसे कहते हैं कंफॉर्मिस्ट। जैसे ऑफिस में क्या होता है? 9:30 का ऑफिस है, हर कोई 9:30 पहुंच रहा है, पर हर ऑफिस में एक ऐसा बंदा जरूर आएगा जो 10:30 बजे 11 बजे ऑफिस घुसेगा, वो अपने नियम कानून से चल रहा है, उसे नॉन कंफॉर्मिस्ट कहते हैं, जिसे नियम कानून की नहीं पड़ी। जो नियम कानून मान रहा है वो कंफॉर्मिस्ट है, जो नियम कानून नहीं मान रहा है वो नॉन कंफॉर्मिस्ट है। और क्या वर्ड्स थे? वैम्पायर, जो खून चूसता हो, यह तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, सुना है हमने। इलेजिटिमेट, देखो लेजिटिमेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कानूनन सही हो। इल लगा दिया, नेगेटिव हो गया। इलेजिटिमेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कानूनन सही नहीं हो। यह बच्चों के लिए भी यूज किया जाता है। ऐसे बच्चे जो कि फॉर्मल मैरिज से पैदा नहीं हुए, ऐसे बच्चों को इलेजिटिमेट चाइल्ड कहा जाता है, जिसके लिए इंग्लिश में एक टर्म यूज होता है बास्टर्ड। बास्टर्ड चाइल्ड भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जो नाजायज पैदा हुआ हो, जो किसी के शादी से पैदा ना हुआ हो, उसको इलिजिटिमेट चाइल्ड कहा जाता है, उसको बास्टर्ड चाइल्ड कहा जाता है। ठीक है, सो इलिजिटिमेट का मतलब होता है नाजायज, जो कि जायज नहीं है। आपने किसी के, आपके कंपनी में कोई काम कर रहा था, आप मान लेते हैं उसकी सैलरी 10,000 रुपए है, उसने कुछ गलती की, आपने उसके ऊपर एक पेनल्टी ठोक दी 10 लाख रुपए की, ये तो इलिजिटिमेट पेनल्टी है ना यार। 10,000 वाला इंसान 10 लाख कहां से दे पाएगा?
सो इसको इलीजिटिमेट कहा जाता है। टायरेंट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्रूर है, आमतौर पर वो राजा वगैरह होता है जो बड़ा क्रूर होता है। हमने कहानियां सुनी है ना कि क्या करते थे अंग्रेज या क्या करते थे मुगल, कि जो लोग उन्हें टैक्स नहीं दे रहे, जो उनकी बात नहीं मान रहे, उन्हें चिनवा दिया गया दीवार में, उनको फांसी दे दी गई पूरे गांव के सामने। तो ये टायरेंट बातें ही तो है, क्रूर बातें ही तो है, उनको टायरेंट कहा जाता है, तानाशाह कहा जाता है। वर्ड्स लिखे हुए टेलीग्राम से चैनल से डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ पढ़ लेना एक बार, जितनी बातें मैं बता रहा हूं उसका नोट्स आप बना सकते हो। 32 अ जजमेंट और वर्डिक्ट दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम विथ विच ही हैज बीन चार्ज्ड। मतलब आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है किसी भी व्यक्ति को गुनाह से माफ करना, जो भी उसके अगेंस्ट में चार्जेस थे उनसे माफ करना क्या कहलाता है? उसको रिट कहते हैं, उसको अपॉलेंट कहते हैं, उसे एक्विटल कहते हैं, उसे पिटिशन कहते हैं। हमने कितनी बार पढ़ा है, एक्विट मतलब होता है किसी का दोष मुक्त करना, किसी व्यक्ति को बाइज्जत बरी करना। बाइज्जत बरी करने को क्या कहा जाता है? उसे एक्विटल कहते हैं। और भी वर्ड से रिट, रिट आपने सुना होगा, हेबियस कॉर्पस एक रिट है। रिट का मतलब होता है एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर जो कोई भी कोर्ट जारी करती है, उसे कहते हैं रिट। अगला वर्ड है अपोलेंट। अपोलेंट का मतलब होता है जो अपील करे, अपील करने वाले को अपोलेंट कहते हैं। जिसके अगेंस्ट में अपील की जाती है उसे रिस्पोंडेंट कहते हैं, जो रिस्पॉन्स करेगा उसे रिस्पोंडेंट कहेंगे। तो मान लो मैंने तुम्हारे खिलाफ केस किया है तो मैं अपोलेंट हूं, तुम रिस्पोंडेंट हो। अगला वर्ड एक्विटल बता चुका मैं ऑलरेडी। पिटीशन, पिटीशन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है जो दायर की जाती है। आपने सुना होगा बहुत सारे चीजों को लेकर लोग पिटीशन दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। पिटीशन मतलब एक रिटन फॉर्मल रिक्वेस्ट दायर करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको पिटीशन कहते हैं। अगला वर्ड है नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। ऐसी कोई चीज जो अब एग्जिस्ट नहीं करती। ये तीसरे या चौथे बार मैं पढ़ा रहा हूं, हर बार ऐसे सेम क्वेश्चन रिपीट करती है। अगले साल अगर मैं एनालाइज करूंगा ना क्वेश्चन, ये टर्म फिर से आएगा घूम के, इतना इंपॉर्टेंट है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अब के समय में इस्तेमाल नहीं होती, पहले के समय में इस्तेमाल हुआ करती थी, उसे कहते हैं ऑब्सोलीट। फॉर एग्जांपल ये रेडियो, अब आपको कहीं दिखता है क्या रेडियो? अब आप यूज करते हो क्या रेडियो? कहीं नहीं दिखता, कहीं नहीं यूज करते, इसे ऑब्सोलीट कहा जाता है। समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी चीज जो इस्तेमाल नहीं होती उसे बोलते हैं ऑब्सोलीट, आपके टाइम में इस्तेमाल नहीं होती, जैसे ये रेडियो। और भी टर्म्स है। व्हाट है आउटपोर? देखो पोर का मतलब होता है किसी का बहुत ही भारी मात्रा में कहीं गिरना, जैसे रेन पोर होता है, बहुत तेज बारिश होती है ना, बोलते हैं इट इज पोरिंग। बारिश हो रही है, बहुत तेज हो रही है, इट इज पोरिंग। सो पोर का मतलब होता है बहुत भारी संख्या में किसी चीज का होना। आउटपोर का मतलब होता है वही प्रवाह, प्रवाह बहुत भारी संख्या में किसी चीज का होना, जैसे सपोर्ट का आउटपोर होता है, बहुत भारी संख्या में किसी को सपोर्ट मिलता है। जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर आई तो पूरा का पूरा मुंबई रोड पे था, इट वॉज द आउटपोर ऑफ लव, ठीक है, प्यार का आउटपोर था वो। ऑब्सोलीट ऑलरेडी बता चुका। ऑमनीपोटेंट, देखो इम्पोर्टेंट, पोटेंट मतलब होता है पावरफुल, मैं बता देता हूं यहीं पे। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़े ही पोटेंट फिगर होते हैं डेमोक्रेसी में, भारत के डेमोक्रेसी में। पोटेंट मतलब पावरफुल। इंपोर्टेंट जिसका कोई यूज ना हो, जो शक्तिहीन हो, नपुंसक हो, उसे इंपोर्टेंट कहता है। और ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जिसमें सारी शक्तियां निहित हो, जैसे डेमोक्रेसी इस तरीके से फिगर किया गया है कि जनता में सारी शक्तियां निहित है, आप जिसको चाहोगे उसको जिताओगे, जिसको चाहोगे उसको हराओगे। इसका मतलब जनता ओमनीपोटेंट है, प्रधानमंत्री पोटेंट। इंपोर्टेंट जिसके पास कोई शक्तियां ही ना हो उसे इंपोर्टेंट कहा जाता है, ठीक है। ऑब्सक्योर, देखो एक टर्म है ऑब्सक्योर, ये कम से कम 8 बार पिछले एग्जाम में पूछा गया था। सी अगर मैं 2023 की बात करूं तो कितनी बार आया है यार। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसे समझना मुश्किल हो। मैं जो भी वोकैब की वीडियो बनाता हूं ना, ये ऑब्सक्योर मेरा पीछा नहीं छोड़ता, ये घूम घूम के आता है। इतनी बार एसएससी ने पूछा है, बी आई कर लो, ऑब्सक्योर फिर पूछेगा, जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि क्लियर ना हो, जो कि अस्पष्ट हो, समझने में मुश्किल हो, उसे ऑब्सक्योर कहा जाता है। नेक्स्ट, the employees made a noticeable hue and cry to get their demands raised by the board of directors। एम्प्लॉइज ने नोटिसेबल ह्यू एंड क्राई रखा है। व्हाट इज ह्यू एंड क्राई? हाय तौबा मचाना, सुना हिंदी में? हाय तौबा मचाना, जिसका मतलब होता है किसी चीज को लेके प्रोटेस्ट करना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टू प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग इज टू मेक ह्यू एंड क्राई, हाय तौबा मचाना। जैसे होता है ना कि आप इसको नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं, मजाक के सेंस में भी ले सकते हैं। हाई एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है हाई तौबा मचाना, किसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट करना। जैसे गवर्नमेंट के लिए अभी जब हम लोग कोई डिमांड करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्म बिल आया तो लोगों ने बहुत हाई तौबा मचाया, तो इट वाज ऑल ह्यू एंड क्राई फॉर द गवर्नमेंट। एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट ही फेल फ्लैट, इडियम है फॉल फ्लैट, आफ्टर आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत निकले ना, सिनोनिम में पूछा है एसएससी में।
एवरीबडी वाज सरप्राइज टू सी दैट ही फॉल फ्लैट आफ्टर इवन आर्डोस एफर्ट, मतलब सबको सरप्राइज, सब सरप्राइज थे इस बात को देख के कि बहुत मेहनत के बाद भी वो ही फॉल फ्लैट, मतलब यह है कि वो फेल हो गया। टू फेल इज कॉल्ड फॉल फ्लैट। हमने पढ़ा था कट नो आइस आज ही के इडियम में, सेम है फॉल फ्लैट, कोई प्रभाव ना पड़ना, हार जाना। आंसर है फेल टू विन अप्लॉज। A speech that the character speaks to himself or herself or to watch to people watching rather than to other characters। कभी ऐसा हुआ फिल्मों में आपने देखा या टीवी सीरियल्स में कि कोई इंसान अपने आप से बात कर रहे हैं? टीवी सीरियल्स में, फिल्मों में देखा है ना कि मैं अकेले हूं रूम पर, मैं बात कर रहा हूं कि मुझे अगर आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में तो मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। मैं किसको बोल रहा हूं? मैं किसी को नहीं बोल रहा, मैं अपने आप को बोल रहा हूं। इसी को सॉलिलॉक कहा जाता है। तोड़ लो, सोल अकेला, लॉक बोलना, अकेले में बात करना, अकेले में बड़बड़ाना, खुद से बातें करना, इसको सॉलिलॉक कहते हैं। ठीक है, आ जाओ और भी वर्ड्स हैं इसमें। डॉगमेटिक, अगेन बहुत बार पूछा एग्जाम में। डॉगमेटिक का मतलब होता है अगर मैं ये सोच रखता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये सोच रखने वाला व्यक्ति हूं कि मैं जो सोचता हूं वही सही है, मैं जो बोलता हूं वही सही है, मैं बिल्कुल रिसिपिएंट नहीं हूं दूसरे के एडवाइस को लेके, मुझे नहीं सुनना तुम्हें क्या पता है, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, तो मैं डॉगमेटिक हूं। तब भी मैंने याद कराया था डॉग वर्सेस को जोड़ना कि मैं एक ऐसा कुत्ता हूं जो सिर्फ भूखते रहता हूं। ठीक है, ये एक मेटाफर है, मैं किसी को कुत्ता नहीं कह रहा, ऑफेंड मत हो जाना। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एक ऐसा कुत्ता हूं जो सिर्फ भौंकता रहता हूं, मतलब सिर्फ बातें करता रहता हूं और वो बातें जो मुझे लगता है सही है और बाकियों को कुछ नहीं पता, बाकी सब बेवकूफ है, मैं ही सबसे समझदार, मैं ही राजकुमार हूं, तो मैं डॉगमेटिक हूं। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना। इलोक्वेंस, अच्छा बोलने की कला। इलोक्वेंस मतलब क्या होता है? प्रभावी वाक्पटुता, बहुत अच्छा बोलने की कला। कुमार विश्वास, बहुत अच्छा बोलने की कला। शाहरुख खान, बहुत इलोक्वेंट है ये लोग, इस कला को इलोक्वेंस कहा जाता है। अगला वर्ड है गिफ्ट ऑफ द गैब। कितनी बार पढ़ा यार हमने, अच्छा बोलने की कला को गिफ्ट ऑफ द गैब कहते हैं। टैलेंट फॉर स्पीकिंग, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे जेठालाल और तारक मेहता मतलब शैलेश लोढ़ा, ये एक बहुत ही फेमस आपके कवि भी हैं, पोएट भी हैं और बहुत अच्छा बात करते हैं। आप जब इनके इंटरव्यूज देखेंगे आपको लगेगा ही इज रिच विथ वर्ड्स, बहुत अच्छे अच्छे शब्द का इस्तेमाल करते हैं ये, तो गिफ्ट ऑफ द गैब इनके अंदर बहुत अच्छा है। अगला, he wanted to be a professional basketball player but given his height luck was against him। लिखा हुआ है कि वो एक बहुत प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन चूंकि उसका हाइट कम था, लक उसके खिलाफ है। आपसे पूछा जा रहा है लक उसके खिलाफ है के लिए अगर हमें चारों में से लगाना हुआ कोई इडियम तो हम क्या लगाएंगे? प्रिंसिपल्स फॉर अगेंस्ट हिम, द बॉल वॉज अगेंस्ट हिम, हिज हेल्थ वॉज नॉट इन फेवर, द कार्ड्स वर स्टैक्ड अगेंस्ट हिम। आपने ताश खेला है, नहीं खेला है तो पता होगा, जिसके हाथ में अच्छे कार्ड्स पकड़े गए वही जीता, जिसके किस्मत से जिसके हाथ में खराब कार्ड आ गया वो हारा। तो जब आपके साथ खराब कार्ड आ जाता है इसका मतलब आप अनलकी हो जाते हो। यहां वही लिखा हुआ था, लक वॉज स्टैक वॉज अगेंस्ट हिम, किस्मत विपरीत थी उसके, इसको अनलकी होना कहते हैं। अनलकी होने के लिए क्या आइडिया यूज करेंगे? द कार्ड्स वर स्टैक्ड अगेंस्ट हिम। इंस्क्रिप्शन ऑन द पर्सन्स ग्रेव, किसी भी व्यक्ति के ग्रेव में लिखी गई चीज को क्या कहते हैं? उसको एपिटैफ कहा जाता है। देख लो यहां पे, ये किसी व्यक्ति का ग्रेव है और इसमें लिखा हुआ है दैट्स ऑल फोक्स मेल ब्लॉन्क, जो जिन व्यक्ति का निधन हुआ 1908 से 1989 तक ये जिए हैं। ठीक है, ऐसे किस्म की चीज को एपिटैफ कहा जाता है, जिसका मतलब होता है किसी के कब्र पे लिखी गई लिखावट। और भी वर्ड्स इसमें आए हैं। प्रोलॉग पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी। प्रोलॉग मैंने बोला था प्री टर्म इसमें है, प्री मतलब होता है पहले। प्रोलॉग किसी भी नाटक के शुरुआत में जो भाषण दिया जाए उसे प्रोलॉग कहते हैं। इसका उल्टा होता है एपिलॉग, जिसका मतलब होता है किसी भी नाटक के एंड में दिया गया भाषण एपिलॉग कहलाता है। एपिटैफ ऑलरेडी पढ़ा चुका, किसी के भी इंस्क्रिप्शन, किसी के भी टॉम स्टोन पे जो इंस्क्रिप्शन किया जाए उसे एपिटैफ कहते हैं। एपिस्टल, आसान भाषा में समझो, लेटर को एपिस्टल कहा जाता है। लेटर को एपिस्टल कहा जाता है। मैंने एक खत में आपको एक पिस्टल भेजा है किसी को मारने के लिए, उसे एपिस्टल बोलेंगे। याद हो गया? एपिस्टल, एक पिस्टल आपको भेजा है खत में डाल के, एपिस्टल मतलब खत, एक लेटर, एज सिंपल एज दैट। मोनोग्राफ, देखो मोनो का मतलब होता है एक, ग्राफ का मतलब होता है लिटरेरी वर्क, लिखना किसी चीज का, उसे हम ग्राफ कहते हैं। सो मोनोग्राफ का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा लिखना।
उसे मोनोग्राफ कहते हैं। अ डिटेल्ड रिटन स्टडी ऑन अ सिंगल स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट इज कॉल्ड मोनोग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्रिकेट में अगर बहुत इंटरेस्ट है, मैंने क्रिकेट के बारे में बहुत रिसर्च किया और एक पूरी किताब लिख दी, एक पूरा जर्नल बना दिया क्रिकेट का, तो वो मोनोग्राफ कहलाता है। याद हो गया? आगे बढ़ेंगे। टेकिंग द समर जॉब प्रूव टू बी डैश फॉर आनंद वीजा एप्लीकेशंस। समर में जो जॉब था, जो उसने लिया है, जो आनंद ने लिया है, वो डैश हुआ उसके लिए। क्या हुआ? वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे आप पहले डिस्पाइज कर रहे थे, पहले आप उससे चिढ़ रहे थे, नफरत कर रहे थे, आप उसको नेगेटिव मान रहे थे, पर बाद में आपको पता चला कि वो एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद का काम किया। डिस्गाइज मतलब होता है छिपा हुआ होना, एक छिपे हुए आशीर्वाद को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कोविड है। बहुत सारे लोगों के लिए कोविड बहुत खराब हुआ, पर्सनली मेरे लिए भी बहुत खराब हुआ, बहुत डैमेज हुआ, पर कोविड ने बहुत सारी अच्छी चीजें भी दी। जैसे लोग हेल्थ को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो गए, एजुकेशन ऑनलाइन हो गया, तो दूर दूर तक लोगों को बहुत कम फीस में बहुत कुछ पढ़ने को मिल रहा है। इसका मतलब ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का काम कर रहा है। सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है किसी चीज को जिसको आप पहले खराब समझ रहे थे, बाद में अच्छा साबित होना आपके लिए। आ जाओ, कुछ और इडियम्स इसमें फ्रेजेस आए हैं, इडियम्स भी हैं, फ्रेजेस भी है। कम अप, समथिंग केम अप, यार मुझे लेट हो जाएगा, जिसका मतलब है कि कोई ऐसा काम आ जाना, कुछ अनएक्सपेक्टेड निकल कर आना, उसको बोलते हैं कम अप। ठीक है, जैसे अभी तो मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूं, मान लो कभी मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि समथिंग इंपॉर्टेंट केम अप, आज वीडियो नहीं आ पाएगा, जिसका मतलब है कुछ जरूरी आ गया है, आज वीडियो नहीं आ पाएगा, उसको बोलते हैं कम अप। अगला है कम इन हाई। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू परफॉर्म और प्रेजेंट समथिंग विद इंटेंसिटी इन अ फोर्सफुल मैनर। हाई मतलब क्या होता है? ऊंचा, किसी चीज को ऊंचे स्तर पर बिल्कुल करना। ठीक है, उसको बोलते हैं कम इन हाई, राइट, बिल्कुल मोटिवेशन के साथ कुछ करना। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि हमारे सारे नेता कहते हैं कि वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी वो सारे नेता अमीर है। ठीक है, सो ऑन द कॉन्ट्री मतलब होता है किसी चीज के विपरीत, मतलब आपने कुछ कहा, उसके विपरीत अगर आप अगला सेंटेंस बोलना चाहते हैं, उसको बोलते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी। नेक्स्ट, द बॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एक इडियम है जिसका मतलब होता है हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना पर किसी चीज का एक्सपर्ट ना होना, उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना पर किसी चीज का एक्सपर्ट ना होना। जैसे मैंने यहां पे फोटो लगा रखी है केदार जाधव की, पता नहीं आप में से कितने लोग इन्हें पहचानते हैं। ये एक एक्स इंडिया क्रिकेटर है जो 2016 से लेकर 2018 के बीच में भारत में थे, मतलब भारत के लिए क्रिकेट खेल रहे थे। अब मैं इनको क्यों कह रहा हूं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? क्योंकि ये थे एज अ बैटर, ये खेलते थे इंडियन टीम में, फिर धोनी ने इनसे बॉलिंग भी करवा ली, ये अपने स्टेट टीम के लिए कीपिंग भी करते थे। इसका मतलब ये बहुत रेयर कमोडिटी है जो सब कुछ कर सकता है, बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, कीपर भी है, तो ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादा दिन टीम में टिक नहीं पाए क्योंकि कुछ भी इनका बहुत अच्छा नहीं था। बैट्समैन हालांकि ठीक ठाक थे, रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, पर कम मैच खेले हैं तो रिकॉर्ड इरिलेवेंट हो जाते हैं, तो ऐसे केस में ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहला सकते हैं। नेक्स्ट, स्पीच मेड प्रायर प्रिपरेशन, मतलब एक ऐसा भाषण जो कि बिना तैयारी के दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे एक्सटेम्परी कहा जाता है। इसे एक्सटेम्पर नहीं एक्सटेम्परी पढ़ते हैं। एक्सटेम्परी का मतलब होता है एक ऐसा भाषण जो कि बिना तैयारी के दिया जाए। लेट्स से मैंने आपको कहा कि कल आपको एज अ चीफ गेस्ट कहीं बुलाया जा रहा है, तो आप मुझसे पूछोगे कि किस बारे में है मुद्दा, ताकि आप कोई तैयारी कर सके। अब मैंने आपको मुद्दा नहीं बताया, मैंने सडनली आपको वहां खड़े होकर कह दिया कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में कुछ बोलिए, तो ये तो एक ऐसा भाषण होगा जिसके बारे में आपने तैयारी की ही नहीं है। इसे एक्सटेम्परी कहा जाता है। और भी टर्म्स इसमें आए हैं, इसमें रैम्बलिंग आया है। रैम्बलिंग का मतलब होता है टॉकिंग और राइटिंग इन अ कंफ्यूज्ड और लेंदी वे, लंबे तरीके से लिखना या लंबी बातें करना कंफ्यूज तरीके से, जिसमें आप कुछ समझ ही ना पाओ कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, इसको रैम्बलिंग कहते हैं। ठीक है, बहुत इररिलेवेंट बातें करना। डिबेट का मतलब होता है बहस, ये तो आपको पता ही होगा। अगला है लायबल टू बी इजिली ब्रोकन, कोई ऐसी चीज जो बहुत आसानी से टूट जाए उसे क्या कहते हैं? उसे टेनेशियस कहा जाता है, उसे ब्रिटल कहते हैं, उसे प्रीशियस कहते हैं, उसे अमेचर कहते हैं। आंसर क्या है? उसे ब्रिटल कहा जाता है। ब्रिटल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत आसानी से टूट जाए। ये मैंने पहले भी कवर किया है वन वर्ड वाले वीडियो में। फॉर एग्जांपल कांच, कांच हार्ड होता है पर बहुत आसानी से टूट जाता है। बिस्किट बहुत ब्रिटल है, चॉकलेट बहुत ब्रिटल है। सो ब्रिटल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत आसानी से टूट जाए। ठीक है, अब देख लो वर्ड टिनेशियस।
हिंदी में अगर मैं बोलूं तो दृढ़ या जिद्दी कहते हैं। मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में पूछ चुका है, साथ ही साथ सिनोनिम में भी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टेनेशियस का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने ओपिनियन को लेके बिल्कुल डिटरमाइंड रहे, डॉगमेटिक कह सकते हैं इसको, टेनेशियस को, कि मैं जो कह रहा हूं मैं उस पर एक फर्म रहूंगा, आप मुझे कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करो, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, उसको टेनेशियस कहा जाता है। ठीक है, आज वो वर्ड याद कर लेते हैं। टेनेशियस को जोड़ना 10 के साथ। 10 मतलब क्या होता है? 10 रुपए। अब सोचो कोई आपके घर में एक बच्चा है जिसको आपने कभी यूं ही फुसलाने को कह दिया था कि होमवर्क कर लो तो मैं 10 रुपए दूंगा। अब जो बच्चा है ना वो आपके पीछे पड़ जाता है, ये रियली में होता है। अब आप बच्चे को जितनी बार देखो बोलेगा 10 रुपए, कहीं जा रहे हो बोलेगा 10 रुपए, इधर जाओगे बोलेगा 10 रुपए, एकदम से आपके पीछे लटक चुका है वो। इसको टेनेशियस कहा जाता है, जो चाह के भी आपको भूलने ना दे। बेटर में पढ़ा चुका। प्रीशियस, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आपके लिए ये समय जब आप एस्पिरेंट होते हो बहुत ही प्रीशियस टाइम है। अमेचर, इसका उल्टा होता है प्रोफेशनल। अमेचर का मतलब होता है जो किसी काम को शौकिया करे, उस काम के लिए वो पैसे नहीं चार्ज कर रहा, तो वो अमेचर है। प्रोफेशनल का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनली ये काम करे, जैसे बहुत सारे टीचर्स प्रोफेशनल होते हैं, बहुत सारे टीचर्स अमेचर होते हैं। प्रोफेशनल वो जिसने टीचिंग ही उसका प्रोफेशन है, अमेचर वो जो शौकिया पढ़ा रहा हो। नो वन even thought that Sheila's success would burst in bubble, बुलबुला फूट जाना, जिसका मतलब होता है किसी चीज का अचानक खत्म हो जाना, आपका भ्रम टूट जाना। बर्स्ट द बबल, कितना आसान है। बबल मतलब होता है बुलबुला, बर्स्ट मतलब होता है फूटना। आप सब, हम सब अपने घमंड में रहते हैं, जो मैं हूं वो कोई नहीं है। फिर एक दिन लाइफ हिट्स यू, और जब जिंदगी तमाचे मारती है तो बुलबुला बहुत तेजी से फूटता है, सब कुछ अचानक से बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं सडनली एंड। अगला, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ऐसी कोई चीज जो सेटिस्फाई ना की जा सके, ऐसी कोई चीज जो कि जिसे संतुष्ट ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? ड्रास्टिक, प्रिकली, स्टबर्न, इनसैटिएबल। इनसैटिएबल कहते हैं, देखो सैटिएबल मतलब होता है दैट कैन बी सेटिस्फाइड, दैट कैन बी सेटिस्फाइड। कोई ऐसी चीज जिसको आप संतुष्ट कर सकते हैं उसे सैटिएबल कहते हैं। इनसैटिएबल, दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ऐसी कोई चीज जो कि आप जिसे आप संतुष्ट नहीं कर सकते। जैसे, ये मेरी फिलोसॉफी है, मैं गलत भी हो सकता हूं। इंसान धन को लेके या इंसान मौज को लेके हमेशा इनसैटिएबल होता है। अगर आप एक ऐसे ऑफिस में काम करते हो जहां पे आपको दिन भर में 1 घंटा काम करना पड़ता है ना, आप वहां से भी निराश होकर एक ऐसा ऑफिस ढूंढते हो जहां पे कुछ काम ना करना पड़े। अगर वैसा ऑफिस मिल जाता है फिर आप ये सोचते हो कि ऑफिस से ना आना पड़े। हम बाय नेचर इनसैटिएबल है, इंसान बाय नेचर इनसैटिएबल है, मतलब हमें संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ए दोगे बी मांगेंगे, बी दोगे सी मांगेंगे, इसको इनसैटिएबल कहा जाता है। और भी वर्ड्स हैं इसमें, जैसे कि ड्रास्टिक, आपने सुना होगा किसी के अंदर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो जाना, 180 डिग्री बदल जाना किसी चीज का, मतलब बहुत ही सीवियर चेंज होना, बहुत ही कठोर चेंज होना। जैसे कोविड ने बहुत सारे लोगों का जॉब ले लिया, कोविड ने बहुत सारे लोगों की फैमिली, बहुत ही बिलवेड फैमिली मेंबर्स ले लिए, उसके बाद लाइफ ड्रास्टिकली बदली है, लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं, इसको ड्रास्टिक कहा जाता है। अगला वर्ड है प्रिकली। प्रिकली का मतलब होता है चिड़चिड़ा। क्या आपने कभी नाइसिल जो टैक है, जो पाउडर है, उसका ऐड देखा है? अगर नहीं देखा या देखा है तो आपसे नोट करना, उसमें लिखा होता है प्रिकली हीट पाउडर। मैं बता रहा हूं कहां देखा है, उससे आप वर्ड तुरंत याद कर लोगे, कनेक्ट कर लिया तो। उसमें बोलते हैं प्रिकली हीट पाउडर, मतलब गर्मियों के दिनों में जो घमौरियां होती है ना, जिससे बहुत स्किन में चिड़चिड़ापन होता है, उसको, उसकी जो हीट होती है, जो जलन होती है, उसको वो ठंडा करता है, इसलिए उसको प्रिकली हीट पाउडर कहा जाता है। सो प्रिकली का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। याद हो गया, कनेक्ट हो गया। स्टबर्न, जिद्दी, टेनेशियस अभी पढ़ा था हमने। ऑब्स्टिनेट भी उसके लिए टर्म हो सकता है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को लेकर अगर आप बहुत जिद्दी हो तो आपको स्टबर्न या ऑब्स्टिनेट कह सकते हैं। इनसैटिएबल बताया जा चुका है। ये स्टबर्न का सिनोनिम पूछा है, याद कर लेना, ऑब्स्टिनेट, टेनेशियस सब कर सकते हैं स्टबर्न को। ग्रेट टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकान, उसे क्या कहेंगे? उसे फटीग कहा जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को, जो एथलीट्स होते हैं खास तौर पर, उनको भाषण देते वो कहते हैं बहुत फटीग है इस सीजन के बाद। फटीग का मतलब होता है थकान। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो थकान को फटीग कहा जाता है। याद कर लेते हैं, हालांकि इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, निमोनिक से तो याद करा रहा हूं। अगर आप एक फैट व्यक्ति हो, अगर आप एक मोटे व्यक्ति हो, तो आप बहुत जल्दी जल्दी थक जाते हो। सो फैट व्यक्ति को फटीग बहुत होता है, ऐसे याद कर लो, फैट व्यक्ति को फटीग बहुत होता है। ठीक है, उसको, उसके लिए यह टर्म इस्तेमाल किया जा सकता है। फटीग का मतलब होता है बहुत ज्यादा थकान। अगला वर्ड है रिजुविनेशन। देखो, री मतलब होता है फिर से, जुविनेट को याद कर लो, जुविनेट को याद कर लो जवान से, जवान से, हिंदी वाले जवान से। सो रिजुविनेशन मतलब फिर से जवान हो जाना, जिसका मतलब है फिर से एनर्जी से भर जाना, रिजुविनेट हो जाना। जैसे
रियल एग्जाम्पल बता रहा हूं, कल रात को मेरा आई हैड अ लॉन्ग डे, बहुत काम था ऑफिस में, घर आके वीडियोस के मटेरियल बनाने थे, मैं बहुत थक गया था। 10:30-11 बजे तक मतलब ऐसा हो रहा था रात के मुझे लग रहा था कि मैं जहां बैठूंगा मैं वहीं सो जाऊंगा। रात भर बहुत अच्छी नींद हुई, सुबह मैं उठा, आई फील रिजुविनेटेड, मैं फिर से अपने आप को फुल ऑफ एनर्जी महसूस कर रहा हूं। तो फिर से एनर्जी से भर जाना, इसको बोलते हैं रिजुविनेशन। अगला वर्ड है पोटेंट, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका, पोटेंट, इंपोर्टेंट, ओमनीपोटेंट, याद करो अभी से 15 मिनट पहले मैंने बोला था। पोटेंट का मतलब क्या होता है? पावरफुल। प्राइम मिनिस्टर हमारे डेमोक्रेसी में बहुत सबसे पोटेंट पोस्ट है, सबसे पावरफुल पोस्ट है। वीगर, वीगर का मतलब होता है साहस या ताकत। मैं चाहता हूं कि आप जो भी एग्जाम दे रहे हो उसको पूरे वीगर के साथ फेस करो, जिसका मतलब है पूरे के पूरे जोश या ताकत के साथ जो है वो फेस करो। जितनी बातें मैंने बोली यहां लिखी हुई है, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। 47, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग इन द कंपनी वाज टेकिंग प्लेस इन लीप्स एंड बाउंड्स। किसी चीज का लीप्स एंड बाउंड्स में आगे बढ़ना, जिसका मतलब है बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाना। किसी चीज का बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाना, उसको बोलते हैं लीप्स एंड बाउंड्स से चीजों का बढ़ना। ठीक है, जैसे मेरे कंटेंट को वैलिडेशन मिल रहा है, बहुत सारा प्यार मिल रहा है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। मैंने पिछले 1.5 महीने से आई थिंक रेगुलर वीडियोस डालने स्टार्ट किए, 1.5 या 2 महीने से, और हफ्ते में केवल 2 वीडियो डालता हूं। मतलब अगर मैं इस तरीके से देखूं तो मैंने 16, 17 या 20 वीडियोस डाले होंगे पिछले 1.5 महीने में, और 4,500 के आसपास में सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मुझे नहीं पता ये यूट्यूब के स्टैंडर्ड से कितना है, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, तो अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो इग्नोर करना, पर मैंने इतना नहीं सोचा था। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो मैं ये सोच रहा था कि मैं वीडियोस डालना स्टार्ट करूंगा और देखते हैं, 1000 व्यूज भी आ गए तो बहुत है, या एक साल में 1000 लोग भी जुड़ गए तो बहुत है। मेरी एक्सपेक्टेशन एकदम लो थी, मैं ऑनेस्टी से बताता हूं आपको, पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों का प्यार मिला, मेहनत करने का बहुत मोटिवेशन है। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि मेरा चैनल लीप्स एंड बाउंड से बढ़ रहा है। पता नहीं रियलिटी क्या है, यूट्यूब का स्टैंडर्ड क्या है। और मैं, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं कंपेयर नहीं करता, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी का चैनल कैसे ग्रो कर रहा है। मैं अपने आप से सेटिएबल हूं, मैं अपने आप से संतुष्ट हूं, मेरा चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है, मेरे लिए लीप्स एंड बाउंड से टचवुड मेरा चैनल बढ़ रहा है। ठीक है, जिसका मतलब होता है बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। अगला, ईट लाइक अ बर्ड। देखो दो ईट के इडियम्स एसएससी बहुत बार पूछ रही है। एक है ईट लाइक अ बर्ड, एक है ईट लाइक अ हॉर्स। क्या मीनिंग है समझना। ईट लाइक अ बर्ड का मतलब होता है चिड़िया की तरह चुगना, जिसका मतलब है बहुत कम खाना। टू ईट वेरी लेस, उसको बोलते हैं ईट लाइक अ बर्ड। सोचो ना, एक पक्षी कितना खाएगा, चिड़िया की तरह चुगना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुत कम खाना। ईट लाइक अ हॉर्स, टू ईट अ लॉट, घोड़े की तरह खा रहा है यार ये, जिसका मतलब है इतना खा रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। बहुत ज्यादा संख्या में अगर कुछ खाया जाए उसको बोलते हैं ईट लाइक अ हॉर्स, बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना। तो ज्यादा खाना इज ईट लाइक अ हॉर्स, कम खाना ईट लाइक अ बर्ड। आपसे यह मीनिंग नहीं पूछा था, आपसे पूछा गया था कि अगर हम इसे यूज करेंगे सेंटेंस में तो क्या सही सेंटेंस इसका यूज बता रहा है। द कॉलोनियल पावर्स कॉलोनाइज स्मॉल कंट्रीज बाय एक्सप्लॉइटिंग देम, एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं यूज होता। ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग के लिए नहीं यूज होता। Nobody can eat with Jerry at the same table as he's so messy, जेरी बहुत गंदा खाता है, कोई उसके साथ टेबल पर नहीं खा सकता, ये मीनिंग नहीं है। पिंकी is on a diet, so she is too picky about the food she eats. पिंकी डाइट पे है इसलिए वो बहुत चुन चुन के खाती है, ये मीनिंग हो सकता है कि बहुत कम खाती है। हार्ड बट लायबल टू बी ब्रोकन, कोई ऐसी चीज जो कि बहुत आसानी से टूट जाए, ब्रिटल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, पर इसमें और भी वर्ड्स आए, मेरा फर्ज है आपको बताना, मैं बता रहा हूं। फ्रेगमेंट्री, फ्रेगमेंट्री मतलब होता है फ्रेगमेंट्स में होना। फ्रेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ों में किसी चीज का होना फ्रेगमेंट्री कहलाता है। दैट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड इनकम्प्लीट पार्ट्स, कोई ऐसी चीज जो टुकड़ों में है उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट्री। जैसे कहते हैं ना, फ्रेगमेंट्री प्रिपरेशन से जॉब नहीं होगा, सीजीएल नहीं क्रैक कर पाओगे फ्रेगमेंट्री प्रिपरेशन से, या इन दैट मैटर कोई भी एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे। फ्रेगमेंट्री का मतलब होता है आज पढ़ा, फिर 10 दिन 12 दिन बाद एक बार पढ़ लिया, फिर 17 दिन बाद एक बार पढ़ लिया, ऐसे टुकड़ों में पढ़ने से नहीं होता। सो एक टुकड़े फ्रेगमेंट्री कहलाते हैं। ब्रिटल ऑलरेडी बता चुका। स्टेगनेंट, जिसका मतलब होता है स्थिर, ठहरा हुआ, ठहरा हुआ। जैसे रिवर, नदी का पानी बहता रहता है, लेकिन जो पॉन्ड है, जो तालाब है, उसका पानी बहता है क्या? नहीं, वो एक ही जगह पे स्टेगनेंट रहता है। आपका करियर एक ही जगह पे स्टेगनेंट हो जाता है, जिसका मतलब है एक ही जगह पे स्थिर हो जाता है। सो स्टेगनेंट का मतलब है स्थिरता। अगला वर्ड है रूडिमेंट। रूडिमेंट का मतलब होता है किसी चीज का बेसिक एलिमेंट, किसी चीज का बेसिक एलिमेंट रूडिमेंट कहलाता है।
जिसका मतलब है अगर आप किसी चीज के बेसिक मूल तत्व की बात करोगे तो रूडिमेंट है। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो रूडिमेंट एक जो डिसिप्लिन जो चीज है ना, ये इंसानी जीवन में कुछ अचीव करने के लिए एक रूडिमेंट क्वालिटी है। एक फर्स्ट प्रिंसिपल है कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा लाइफ में कुछ भी पाने के लिए, तो एक रूडिमेंट क्वालिटी है, एक बेसिक क्वालिटी है। अगला व्हाट इज द साइंस ऑफ टीचिंग, पढ़ाने की कला को क्या कहते हैं? पढ़ाने की कला को क्या कहते हैं? आंसर है पेडागोजी। अब जिन जिन भी बच्चों ने बीएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, आप सब बच्चे समझते हैं पेडागोजी क्या है। पेडागोजी इज अ साइंस दैट टीचेस हाउ टू टीच, मतलब पढ़ाने की कला को पेडागोजी कहते हैं। ठीक है, और भी वर्ड से एस्ट्रोलॉजी बता चुका, ज्योतिष शास्त्र को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर वो वैसा व्यक्ति जो ज्योतिषी हो। जूलॉजी, जूलॉजी किसे कहते हैं? जहां पे आप जंतु विज्ञान पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी जहां पे आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ये टर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, बायोलॉजी के दोनों ब्रांच है। एन एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बाय वन मैन, जब एक आदमी सरकार चला रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? हमने पढ़ा है, उसे डिक्टेटरशिप कहते हैं, उसे ऑटोक्रेसी कहा जाता है। इसी वीडियो में कवर किया था ऑटोक्रेसी। और भी टर्म से कम्युनिज्म, चाइना में कम्युनिस्टिक पार्टी है ना। बंगाल में पहले कम्युनिस्टिक पार्टी थी, केरला में कम्युनिस्टिक पार्टी है। कम्युनिज्म क्या होता है? एक ऐसी सोशल थियरी जिसमें आपका यह मानना हो कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो समाज की है और हर काम समाज को देखना चाहिए। मतलब कोई एक आदमी अमीर नहीं होना चाहिए, एक आदमी के पास पैसे नहीं होने चाहिए, जो भी चीज है वो सामाजिक है, समाज में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। वैसे थियरी को कम्युनिज्म कहा जाता है। एरिस्टोक्रेसी एक ऐसा किस्म का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे जो नोबल क्लास है, जो सरपंच टाइप के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनका समाज में बहुत सम्मान है, जो राजा रजवाड़ा के परिवार से बिलोंग करते हैं, वो सरकार चला रहे हो, उसको एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। ऑटोक्रेसी, तानाशाही बता दिया था, किंग जॉन्ग का एग्जांपल भी दिया था। सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी का मतलब होता है श्रेष्ठता। अगर कोई चीज ऐसी है जो बाकियों से ऊपर है तो उसे सुप्रीमेसी कहा जाता है। ठीक है, जैसे पहले मैथ्स की सुप्रीमेसी थी एसएससी के एग्जाम्स में, आजकल जीएस की सुप्रीमेसी है, क्योंकि पहले मैथ्स रिजल्ट करवाता था या रोकता था, आजकल जीएस रिजल्ट करवाता है या रोकता है। तो सुप्रीमेसी मतलब श्रेष्ठता। अगला, our principal looked disappointed when no one expressed the willingness to join the trip. हमारा जो प्रिंसिपल है वो बहुत निराश नजर आए जब किसी ने विलिंगनेस नहीं दिखाई ट्रिप ज्वाइन करने की। इसके लिए क्या इडियम यूज करेंगे? पुल अ लॉन्ग फेस, हाई एंड ड्राई, गिव अ सिंगल शॉट, मेड अ कमबैक। देखो, पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है निराश हो जाना। जैसे हम लोग बचपन में जब कार्टून बनाते थे और किसी को निराश दिखाना होता था तो हम कैसे दिखाते थे? हम ऐसे करके निराश दिखाते थे कि वो निराश है। व्हाट आई हैव डन, आई हैव पुल्ड अ लॉन्ग फेस। सो पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है किसी को निराश, किसी का निराश हो जाना, मुंह बना लेना। कहते हैं ना यार, बच्चों को बच्चे ने आपसे कुछ मांगा, आपने उसे डांट दिया, चेहरा बन गया यार उसका। ही पुल्ड अ लॉन्ग फेस मतलब निराश हो गया बिल्कुल। और भी इडियम्स है, हाई एंड ड्राई। इफ आई लीव यू हाई एंड ड्राई, इसका मतलब होता है मैं आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ दूंगा बिना किसी मदद के। इसको बोलते हैं हाई एंड ड्राई। नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट एनी टीचर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मैं सबका बहुत सम्मान करता हूं, जो भी टीचर हैं, जो भी टीचर कम्युनिटी है। पर बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे हैं, कमेंट में डाल रहे हैं कि सर कोई फ्री बैच या पेड बैच मेंस का। बच्चे कह रहे हैं सर मेंस के लिए कोई बैच लेके आ जाओ। एक बात बताओ, 2 महीने के मेंस के बैच में मैं आपको ऐसा क्या पढ़ा दूंगा जो आपने पिछले 2 साल में नहीं पढ़ा है? आपको नहीं लगता कि थोड़ा अनफेयर हो जाएगा अगर मैं 2 महीने के लिए मेंस का बैच स्टार्ट करूं, आपको आधा अधूरा पढ़ा दूं, आपको होप दे दूं? क्योंकि जैसे आप किसी टीचर का कोर्स परचेज करते हैं, साइकोलॉजिकली आपको एक होप मिल जाता है कि अब तो मेरा एग्जाम हो जाएगा क्योंकि मैंने एक बैच खरीद लिया है। आपको टीचर के ऊपर भरोसा है, टीचर ने वो क्रेडिबिलिटी बनाई है, आपको लग रहा है सर तो करवा देंगे। फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि 2 महीने में किसी व्यक्ति के लिए इतना प्रैक्टिस कराना कि वो आपके मार्क्स को 20 नंबर से 45 नंबर तक पहुंचा दे, नामुमकिन है। नामुमकिन है, नहीं पढ़ा सकता कोई 2 महीने में इतना ज्यादा, क्योंकि आप सिर्फ इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ रहे हो। क्या मेंस में सिर्फ इंग्लिश आ रहा है? आपको जीएस भी पढ़ना है, आपको मैथ भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है। तो क्या जो 1/4 टाइम एक सब्जेक्ट के लिए आप इतना निकाल सकते हैं कि आपका इतना मार्क्स इंप्रूव हो जाए 2 महीने में? प्रैक्टिकल नहीं है मेरे दोस्त, प्रैक्टिकल नहीं है। मैं नहीं चाहता और मैं कभी नहीं करूंगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हाई एंड ड्राई छोड़ दूं। मैं क्यों कोई पेड बैच नहीं लॉन्च कर रहा? इसलिए क्योंकि अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं लॉन्च करने के लिए। मुझे वैसा पैसा नहीं कमाना जिसमें आज मैं आपसे पैसे ले लूं, कल आप मेरे मतलब हाय तौबा मचा के चले जाओ, कल आप मेरे नाम पे थूक के चले जाओ कि अरे क्यूइंग, अरे वो टीचर तो लूटता है। मैं नहीं चाहता। बहुत वक्त लगता है क्रेडिबिलिटी बनाने में। मैं पिछले 11 साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत क्रेडिबिलिटी बनाई है। मैं नहीं चाहता कि कुछ चंद रुपए के लिए मैं वो क्रेडिबिलिटी खो दूं, इसलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसपे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। सो टू बी ऑनेस्ट,
फिलहाल कोई पेड बैच स्टार्ट करना, मेंस बैच स्टार्ट करना, मेरी क्रेडिबिलिटी खुद पे नहीं है कि मैं 2 महीना में आपकी लाइफ बदल पाऊंगा। अगर तुम ऑलरेडी 40 क्वेश्चन सही कर रहे हो और 45 तक पहुंचना चाह रहे हो तो उसके लिए तुम्हें पेड कोर्स की जरूरत नहीं, उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। वो 2 महीने में मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आऊंगा। पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया, उसमें मैंने पैसेज पढ़ाया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया, वो मेंस के लिए तो है। आगे पीक्यूआरएस के वीडियोस आएंगे, क्लोज टेस्ट के वीडियोस आएंगे, वोकैब के वीडियोस आएंगे, एरर्स के वीडियोस आएंगे, सब सारे के सारे मेंस के लिए तो होंगे। तो जितना मेरे से बन पाएगा मैं ऐसे ही कर दूंगा। जो ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी 40 सही कर रहे हैं, 45 सही करने लगे, मैं आपको फ्री में पढ़ा के यूट्यूब पे कर दूंगा। मैं क्यों उसके लिए कोर्स लेके आऊं? गलत है, मेरी नजर में एटलीस्ट गलत है। पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूं। और अगेन, मैं किसी टीचर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है सब्जेक्टिव मैटर है कि 2 महीने में ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी अगर कोई कर दे तो वो जीनियस आदमी है, और कोई बच्चा कर ले तो ऑल द बेस्ट। मैं भी चाहता हूं सबका जॉब हो, मेरे से नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे। गिव अ सिंगल शॉट, एक सिंगल शॉट देना। टू अटेम्प्ट समथिंग ओनली वंस, एक प्रयास में कुछ करना, इसको बोलते हैं गिव अ सिंगल शॉट। अगला है मेड अ कमबैक, जिसका मतलब होता है रिकवर करना, फिर से रीगेन करना। जैसे ये तो स्पोर्ट्स में बहुत यूज होता है कि कोई बंदा जो टीम से बाहर हो गया, ही मेड अ कमबैक, वो फिर से आया। जब मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हूं ना, तो बहुत बार ऐसा लगता है कि चूंकि मेरा फेसलेस चैनल है, आप मेरा चेहरा नहीं देख रहे, तो मुझे बहुत बार डाउट होता है कि मैं जो कह रहा हूं कहीं लोग उसको ये ना समझे कि फेंकता बहुत है। ऐसी बात नहीं है। आप जुड़े रहो मेरे साथ, आपको समझ आ जाएगा 6-8 महीने में कि मैं जो बात करूं क्रेडिबिलिटी को कितनी ज्यादा जरूरी है। 53, आई नो यू हैव बीन रियली बिजी विथ योर वर्क बट कैन यू जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स। लिखा हुआ है कि मैं जानता हूं कि आप बहुत बिजी हो अपने काम के साथ, पर क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हो। ये रियली बिजी जो अंडरलाइन पोर्शन है, इसके लिए क्या ईडीएम यूज होता है? क्या उसके लिए हम जंप ऑन द बैंडवैगन कहते हैं? क्या हम क्लाउड नाइन कहते हैं? क्या हम स्नोड अंडर कहते हैं? क्या हम थ्रू थिक एंड थिन कहते हैं? जवाब है उसे स्नोड अंडर कहते हैं। अगर आप इस इमेज को देख पा रहे हो, स्नो का मतलब होता है बर्फ। ये व्यक्ति बर्फ से दबा हुआ है और हाथ में लैपटॉप लेके काम कर रहा है। यहां पे बर्फ से दबे होने का मतलब है काम से दबे होना। कभी आपको ऐसा फील हुआ इतना काम है, ऐसा लग रहा है काम के बोझ के नीचे दबे हुए? इसको बोलते हैं स्नोड अंडर। और भी इडियम्स है, कई बार एसएससी ने पूछा है जंप ऑन द बैंड वैगन, जिसका मतलब यह है जो चीज चल रही है ना अभी, लोकप्रिय चीज जो है, आप उसमें जुड़ जा रहे हो, इसको बोलते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। जैसे अभी बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमारे एक स्टेट बंगाल में हुआ, जहां पे एक डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, फिर उनको मार दिया गया। अब उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत अच्छी बात है। पर जो खुद क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हैं, ये प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूं क्योंकि ऐसी 2-3 घटनाएं हुई है जहां पे जो लोग प्रोटेस्ट में गए थे, रिटर्न में उन्होंने किसी का बलात्कार किया। इसका मतलब एवरीबडी इज जस्ट जंपिंग ऑन द बैंड वैगन। वो वहां भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं अपना क्राइम कमिट करने के। इसका मतलब है जो भी पॉपुलर चीज है बस उससे जुड़ जाते हैं। जैसे ब्लैक लाइफ मैटर्स, एक बार ब्लैक लाइफ मैटर्स आया था तो हर कोई कह रहा है ब्लैक लाइफ मैटर्स, हर कोई कह रहा है ब्लैक लाइफ मैटर्स। उन्हें मतलब भी नहीं पता उसका, पर वो कह रहे हैं। इसको बोलते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। अगला है ऑन क्लाउड नाइन, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। 7वें आसमान पे होना, बहुत खुश होना। ठीक है, यहां पे अंग्रेजों ने कहा 9वें आसमान पे होना, बात तो वही है, बहुत ज्यादा खुश होना। पहली जब नौकरी होगी ना, यू विल बी ऑन क्लाउड नाइन। स्नोड अंडर में पढ़ा चुका। थ्रू थिक एंड थिन, खराब समय में या अच्छे समय में, हर परिस्थिति में अगर आपको कोई साथ दे, उसे बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन। अगला, मिथुना वॉज 19 ईयर्स ओल्ड, टू यंग टू बाय द फार्म। टू बाय द फार्म बहुत ही टफ इडियम है, आज के बाद टफ नहीं लगेगा, सुन लो। टू बाय द फार्म का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। अब आप बोलोगे सर इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, बाय द फार्म को कहां से जोड़ दिया? कहानी है, सुन लो ध्यान से। तो क्या होता था पहले के जमाने में, जो भी सोल्जर्स मरते थे ना, जो भी सोल्जर्स मरते थे, ये आमतौर पर एक्सीडेंट या सोल्जर्स के मर्टियर होने के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। मतलब एक्सीडेंट्स में मरना या सोल्जर्स का वीर गति को प्राप्त करना, उसके लिए ईडीएम यूज किया जाता है। तो पहले के जमाने में जब कभी सोल्जर्स मर जाते थे ना, तो उनको गवर्नमेंट एक फार्म देती थी एज अ रिवॉर्ड, कि परिवार अब कैसे रहेगा, तो पेंशन तो देंगे ही, साथ में उनको एक खेत भी देंगे जहां पे वो अनाज उगा के खा सके। तो सोल्जर्स जो थे उनको फार्म मिलता था। सोल्जर्स को फार्म मिलना, इसका मतलब सोल्जर्स का देहांत हो चुका। तो टू बाय द फार्म, कोई कह रहा है वो वीरगति को प्राप्त हो गया यार, हाँ उसको वो खेत मिला ना, खेत मिलने के लिए तो मरा है, मतलब उसको रेस्पेक्ट देने के लिए, विच मीन्स टू बाय द फार्म, विच मीन्स टू डाई। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया, याद हो गया ये इडियम भी। आगे बढ़ेंगे। वंस इन अ ब्लू मून, डिनीशा विजिट्स हर मदर। डिनीशा अपनी मां के पास जाती है, कब जाती है? वंस इन अ ब्लू मून, हिंदी में कहते हैं कभी कभार। ईद का चांद सुना है ना हिंदी में, ईद का चांद हो जाना, जिसका मतलब है कोई चीज का कभी कभार दिखना, वेरी रेयरली।
उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट, कॉल इट अ डे। इफ यू आर कॉलिंग समथिंग अ डे, इट मींस यू स्टॉप वर्किंग। जैसे ये इडियम अभी मैं खत्म करूंगा जब, तो मैं बोलूंगा लेट्स कॉल इट अ डे, जिसका मतलब है लेट्स एंड आवर क्लास। तो कोई भी काम का खत्म होना, किसी भी काम का बंद होना, उसको बोलते हैं कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। क्लियर? नेक्स्ट, आई हैव डैश थंब एंड आई लव गार्डनिंग। कितनी बार एसएससी ने पूछा है आई हैव अ ग्रीन थंब। टू हैव अ ग्रीन थंब जिसका मतलब होता है अगर मेरा अंगूठा अगर हरा है, जैसे देख पा रहे हो अंगूठे से यहां देख रहे हो एक पौधा निकला हुआ है, तो अगर मेरा अंगूठा हरा है, इसका मतलब यह है कि मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं किस चीज में? गार्डनिंग में। तो किसी भी व्यक्ति का गार्डनिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना, पेड़ पौधे उगाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना, पेड़ पौधों से बहुत लगाव होना, उसको बोलते हैं टू हैव अ ग्रीन थंब। याद हो गया? कनेक्ट कर लिया? उम्मीद करता हूं ये 57 क्वेश्चंस क्लियर है। इसके जो चार चार जो मैंने ऑप्शंस बताए, मतलब लगभग 200 वर्ड्स मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में। ये 200 वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे, ये 200 वर्ड्स के ऊपर आपका कमांड हो गया होगा, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आगे प्लान्ड है। मेंस वाले बच्चे घबराना नहीं, आगे बहुत कुछ पढ़ाऊंगा जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भरोसा रखना बस। और पेड बैच करना बंद करो। मैं साफ कैटेगोरिकली 2 टूक में बोल रहा हूं, पेड बैच नहीं लाऊंगा जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाए कि पेड बैच की जरूरत है। मैं पेड बैच नहीं लेके आऊंगा, ठीक है? फ्री में पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे, फ्री में पढ़ो। जब कंटेंट लाना होगा मैं खुद लेके आऊंगा, भरोसा रखना मेरे ऊपर। मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।